आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। पिछली क्लास आप सभी ने लगाई है तो यस लिखे, नहीं लगाई नो लिखे, वाई एन से भी आप काम चला सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये नो वाले मुझे रीजन देंगे अपना अपना क्यों नहीं क्लास लगाई गई है। जितने भी बच्चे नो एन लिख रहे हैं, क्या रीजन रहा है, क्या वजह रही है? नेट खत्म था, हमें बताएं, हम आपका रिचार्ज करा देते हैं। इसके अलावा क्या दिक्कत है? जीरो पेंडिंग, बहुत बढ़िया। लगाई है, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरी क्लास थी, कोई बात नहीं। आपने रिकॉर्डिंग देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियरली बताता हूँ, कबीर बढ़िया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया हैं। प्लीज यहाँ से क्लासेस अपनी पेंडिंग बिल्कुल ना करें, बिकॉज अपने पास इतना समय नहीं है कि हम पेंडिंग काम को पूरा करें। दिन पे दिन जो आप पे प्रेशर है वो बढ़ना ही है। मतलब सारी चीजें ऊपर की तरफ ही जानी है, तो कोशिश करें चीजों को रिवाइज करें। ऐसे ज्योग्राफी पढ़े कि इसके बाद आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े। ट्राई करें कि ज्योग्राफी का आखिरी थ्योरी कोर्स आपको होना चाहिए, इसके बाद थ्योरी आपकी पूरी तरीके पैक हो जाए एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद थ्योरी की आपको बार बार से जल्दी नहीं लेनी है। अगर आप इस समय नहीं पढ़ेंगे तो फिर से आपको एक कोर्स का आप कहेंगे तलाश रहेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, डबल टाइम आपका खराब होगा। शुरू करते हैं सेशन को। इस सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं वो है आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स में हम यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स कवर करेंगे। शायद आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपसे इस बारे में बात करी थी कि हमारे देश में कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं, कुछ दूसरे प्लेन्स हैं जो कि कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। कोस्टल प्लेन्स वाला जो इलाका है ये आपका पड़ता है, ये वाला जो पूरा इलाका है और ये वाला जो पूरा इलाका है ये आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास। देखिए, आप सभी को समझना होगा कि जो डाउट्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से अगर आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजेंगे तो ये अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप अगर गेस करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास 21 डाउट्स ऑलरेडी है, इस समय आ चुके हैं, मतलब फिलहाल जब अभी मैंने स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा है। तो एंड में आप हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं है कि सारे ही डाउट्स मैं ले सकूं, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस कि अगर मैं अभी से भी शुरू करूंगा 2 घंटे लगातार डाउट्स लूंगा तब जाके हो सकता है डाउट्स आपके क्लियर हो। बिकॉज अभी मुझे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ऑलरेडी आप देख रहे हैं 20 डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं। कोशिश करें, फोकस करें। और स्लाइड्स अभी मैं व्हाइट ही रखूंगा एंड कुछ देर के बाद देखते हैं, अगर हिसाब बना तो ब्लैक आपके लिए कर लेंगे। सर इंडिया आज हार गई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडियंस ना हारे बस, तो आप पढ़ते रहे। मेरा एनटीपीसी का पेपर था, लास्ट क्लास नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से निकित आप लगा सकते हैं क्लास, कल क्लास आपकी नहीं हुई होगी। आप सब यहीं से कंटिन्यू करें और आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन से अपना हाथ हटा लें। कोस्टल प्लेन्स जो आपके कहलाते हैं, याद रखेंगे ये जो कोस्ट वाला इलाका है इसे तट वाला इलाका बोलते हैं। इधर की तरफ आपका पड़ता है और एक कोस्टल प्लेन आपका गुजरात से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप सबको पता होगा गुजरात का कुछ हिस्सा जो है नीचे तक पड़ता है, यानी गुजरात इस तरीके से आता है। तो ये वाला इलाका कहेंगे गुजरात में ही कवर होगा। गुजरात से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक बिल्कुल हम तमिलनाडु तक चलने वाले हैं। तमिलनाडु का जो आपका कन्याकुमारी वाला इलाका है ये यहाँ तक हम जाने वाले हैं। सर कन्याकुमारी इधर कब आ गया? दोस्तों, जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो क्या ये हल्का सा इधर की तरफ नहीं कवर होगा? दैट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट जो अपना कन्याकुमारी है वो आप सबको पता होगा तमिलनाडु में पड़ता है, तो हम इसे तमिलनाडु तक पूरे को पढ़ते हैं। इधर वाला प्लेन भी आप तमिलनाडु तक ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इधर की तरफ भी तमिलनाडु आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये प्लेन आपका कहां तक जाता है? उड़ीसा तक जाता है। देखो सवाल क्या बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सटीक भाषा में बताता हूँ सवाल क्या है। वो पूछेगा महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के प्लेन को हम क्या कहते हैं, गुजरात से लेकर गोवा तक के प्लेन को क्या कहते हैं। सिर्फ इतना ही सवाल आपका बनता है और बाकी कुछ खास इससे सवाल नहीं बनता है। आपको एक एक करके मैं सीक्वेंस और नाम बता देता हूँ, आप उन्हें याद रखेंगे तो आपका काफी अच्छा होगा। ऊपर से कहानी शुरू होती है गुजरात से, इसके बाद आपको पता होगा नीचे गोवा पड़ेगा, बीच वाला इलाका पूरा महाराष्ट्र होगा, यहां से लेकर यहां तक। गोवा के बाद आपको पता होगा कर्नाटक आएगा और कर्नाटक में एक पॉइंट पड़ेगा जिसे हम मैंगलोर बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा। उसके बाद यहां तक आप जाएंगे तो फाइनली आपको कन्याकुमारी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बीच के इलाकों की बात करूं तो ये महाराष्ट्र वाला हो गया। ये आप महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक समझने के तौर पे कह सकते हो। ये वाला इलाका आपका केरला वाला हो सकता है। क्या ये बात आप समझ पाए? एक बार कंफर्मेशन देंगे। अब ये जो सबसे पहले वाला आपका नाम है ये कहलाता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट वैसे इसे बोलते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोंकण वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा, बाकी कोंकण कोंकण जो बोलना है आप बोल सकते हैं। इससे नीचे जब आप आते हैं तो ये कर्नाटक वाला इलाका जो है ये आपका कहलाता है कन्नड़, कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स। और ये वाला जो आपका इलाका है ये कहलाता है मालाबार कोस्टल प्लेन्स। क्या ये बात आप समझ पाए? सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। ये ऊपर वाला कर्नाटक है और नीचे वाला आपका केरला है।
ये नहीं पूछेगा, फिर बता रहा हूं, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मैंगलोर से कन्याकुमारी क्या है, बिकॉज ये गेस करना बहुत इजी है, कर्नाटक से कन्नड़, दिस इज इजी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जब आपसे हिमालय पूछता है तो हिमालय में क्या सवाल बनते हैं कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्या है। इसी टाइप से यहाँ पर जो सवाल ये नहीं बनेंगे नेपाल में क्या, नेपाल में नेपाल हिमालय सबको पता है। यहाँ पर सवाल बनेगा कि गुजरात से लेकर गोवा तक जो कोस्टल प्लेन आपका पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, आप आंसर देते हैं कोंकण। गोवा से लेकर मैंगलोर तक क्या पड़ता है, आप आंसर देते हैं कन्नड़। मैंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक क्या पड़ता है, आप आंसर देते हैं मालाबार। एक ये सवाल आपका बनता है। दूसरा सवाल बनता है अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर इसे मैं ए कह देता हूं, इसे मैं बी कह देता हूं, इसे सी कह देता हूं। बी सी ए बी सी बी ए सी ए बी, ऐसे आपको एक सवाल बना के देगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। दूसरे टाइप का ये आपका सवाल बनता है। इसके अलावा तीसरा सवाल क्या बनता है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका आपका वेस्टर्न प्लेन्स में नहीं आता। एक ये सवाल बनाता है। एक तो आपको वैरायटी दे देगा, ये उठा के दे देगा, इसकी जगह आपको गंगा इन द प्लेन लिख देगा, ऐसा कुछ भी दे सकता है। देखिए आपको समझना होगा, यहाँ पर ना ही हम 10वीं कक्षा के पेपर की तैयारी करते हैं, ना ही हम यहाँ पे 12वीं की तैयारी करते हैं, ना ही हम यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के रिटन पेपर की तैयारी करते हैं, ना ही हम यहाँ पे यूपीएससी जीएस 1 की तैयारी करते हैं। यानी यहाँ पर जो सवाल बनते हैं वो सटीक सवाल होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पूरा ज्ञान होगा तो आप उसे टिक करेंगे, वरना आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल जीरो है, जीरो नहीं -1/4 है। तो कोशिश करें सटीक चीजें पढ़ें और उसके बाद जो चाहे पढ़े। यहाँ पर मेरा काम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना है, तो सबसे पहले ये पढ़े, उसके बाद आपका जो मन करे वो पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि जीएस सिर्फ इतनी सी है, जीएस की कोई लिमिट नहीं है, जीएस अनंत है, लेकिन सबसे पहले ये पढ़े। आगे चलते हैं। यानी यहां से यहां तक अगर मैं एक प्लेन बनाता हूं तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 इस प्लेन को 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। ये आपका कोंकण है, ये आपका कन्नड़ है, ये आपका मालाबार है, ये आपका कन्याकुमारी, ये आपका मैंगलोर है, ये आपका गोवा, पणजी, कुछ भी कह सकते हो, ये आपका गुजरात है। क्या यहां तक की बात आप पकड़ पाए? एक बार क्वेश्चन मार्क दोबारा लिखें, आपका डाउट क्या है? प्लेन को क्या बोलते हैं? प्लेन आपका मैदानी क्षेत्र होता है, जो प्लेन होता है, बाकी प्लेन जो आपके होते हैं ये मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं, या मैदान आप इन्हें कह सकते हैं। जो प्लेट्यू होता है, प्लेट्यू, ये आपका पठार होता है, पठार आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, एक सजेशन रहेगा, एक ऑर्डर रहेगा कि कोशिश करें प्लीज इंग्लिश को पढ़ें, बिकॉज जो आप देने जा रहे हैं उसमें अंग्रेजी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोशिश करें, बिकॉज एंड में आप सोचो कि मैं 4 किताबें याद कर लूं। देखो वो यूट्यूब पे सुनने में अच्छा लगता है कि बस ये पढ़ लो 15 दिन में इंग्लिश में 190 आ गए, 180 आ गए। नहीं आते दोस्त, ऐसे नहीं आते। इंग्लिश में बहुत बच्चे मैं देखे जो मैथ्स में 180 प्लस लाते हैं, इंग्लिश में 150 पे रह जाते हैं। मैथ्स में मैंने बहुत देखे जो 195 वाले हैं, इंग्लिश में उनका स्कोर 174 है। वहीं पे कहानी आ गई, कोई फायदा नहीं हुआ। 360 पे ही तो पहुंचे। मुझे बताओ बात समझ पा रहे हो? ऑन एन एवरेज बात करो, 360 पे पहुंचे हो, 350 पे पहुंचे हो, 340 पे पहुंचे हो, अंदाजा बता रहा हूँ सारी चीजें, है ना। अब अगर मैं एवरेज में 350 पकड़ लेता हूँ, अपने प्रीलिम्स में कितने आए होंगे? 160 नंबर आए होंगे। अरे भैया, जब यहाँ पे 174 है तो यहाँ पे 50 में से 50 थोड़ी आ गए होंगे, यहाँ पर भी कुछ कटे होंगे अपने। तो ये 160 और 350 को आप जोड़ते हो तो कितना आता है? 510। इसमें मैं 60 नंबर ऐड कर देता हूँ आपके टीयर 3 के, क्या हो गया आपका? 570। क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा ना। बाकी आप खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं। इसी तरीके जो आपके इधर वाले प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स का भी कुछ नाम होगा। क्या ये प्लेन वो होंगे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाने जाएंगे? अब यहां पर तमिलनाडु से कहानी स्टार्ट होगी, तमिलनाडु से यहां से ऊपर तक, यहां पर आंध्र प्रदेश तक जाएगी। आंध्रा वाला इलाका लिख देता हूं इसे मैं, और फाइनली ऊपर उड़ीसा तक बात जाएगी। क्या ये बात आप समझ पाए? यानी यहां से शुरू होगी और ऊपर तक आपके जाएंगे, और ये जो बीच वाला इलाका आपका है ये कहलाता है कोरोमंडल, कोस्टल प्लेन्स। और ये वाला जो इलाका आपका है ये कहलाता है नॉर्दर्न सर्कल्स। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? नॉर्दर्न सर्कल्स या नॉर्दर्न सरकार बोलो, बस याद कर लो किसी भी तरीके में। और नीचे वाला कोरोमंडल, अभी मैं आपको सब लिख दूंगा, चिंता मत करो दोस्त, चिंता मत करो। ये लिखा है CIRCARS। गुड इवनिंग, आप यहीं से कंटिन्यू करें, थोड़ा साफ साफ लिखो, ठीक है, आप चिंता ना करें। एक बार मैं आपको सारी बातें दोबारा बताता हूं। यहां पर अपना देश बनाते हैं कुछ इस टाइप से।
ये इलाका यहां से शुरू होता है, यहां तक जाता है, ये कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहां से गुजरात से कहानी शुरू होती है, गोवा तक जाती है, मैंगलोर तक जाती है और कन्याकुमारी तक जाती है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगर मैं आपसे बात करता हूँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो ये वाला इलाका जो है आपका कहलाता है कोंकण, ये वाला इलाका आपका कहलाता है कन्नड़ और ये वाला इलाका आपका कहलाता है मालाबार। अगर आप इधर वाली तरफ की बात करते हैं, तो ये आपका बीच में आंध्रा में लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं उड़ीसा लिख देता हूँ। ये वाला जो आपका इलाका है, ये कहलाता है आपका कोरोमंडल और ये जो आपका इलाका है नॉर्दर्न सिरकार। सरकार बोले सरकार बोले, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टिक हो जाना चाहिए बस, मुद्दे की बात ये है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? घाट जो होते हैं अदिति, यहाँ पर ये पासिस में हम बेसिकली आते हैं। जैसे आप पाल घाट वगैरह की बात कर रहे होंगे, वो पासिस का पार्ट है, ये प्लेन्स हो गए आपके। ये मैंने आपको पढ़ाए हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखो बेटा, मैं क्या कहता हूँ, जो पढ़ना चाहे इसके बारे में पढ़ो, मैं मना नहीं करता। जैसे एक सवाल बनता है कि कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन क्यों होता है ना? जैसे एक मन में सवाल आता है कि उसके लिए मुझे आपको समझाना होगा कि जब हम अफ्रीका से अलग हुए थे तो कुछ हिस्सा और साथ आया था, ऐसा था वैसा था। लेकिन क्या ये एसएससी पूछेगा? ये यूपीएससी जीएस पेपर वन के लिए अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैं मना नहीं कर रहा। बट क्या एसएससी पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो बस फिर तो हमें मजबूरन, या फिर आप कहें जिम्मेदारी की तरफ देखते हुए, एसएससी ओरिएंटेड डेटा यहाँ पर कवर करना है। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे थोड़ा-सा 3D में बात करता हूँ, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये एक पहाड़ी है और ये एक दूसरी पहाड़ी है, जिसके बीच में आपको ये सारे इलाके यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स देखने को मिले थे? बहुत बार बना दिया अब तक, तो ये सब आपका छप गया होगा। दोनों एक ही बात है सौम्य, आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं। गुजरात का लोअर पोर्शन, महाराष्ट्र का ऊपर पोर्शन एक साथ ही है। यहाँ से जब हवा चलती है, तो यहाँ पर बारिश होती है। इस पूरे इलाके में बारिश होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला आपको सभी जगह जो है बारिश देखने को मिलती है। जब मानसून वापसी आता है, तो यहाँ पर भी आपको बारिश देखने को मिलती है। और एक ब्रांच होती है, क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा, अरेबियन सी ब्रांच के साथ साथ एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी पड़ती है, यहाँ सब में बारिश होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये वाला जो इलाका है, क्या यहाँ पर बारिश होगी? क्योंकि ये आपका रेन शैडो रीजन कहलाता है, इसी वजह से जो है इस इलाके में बारिश नहीं होती। तो एक पेपर सवाल आपसे बनाता है कि जो दक्कन का पठार है, यानी डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर बारिश आपको देखने को क्यों नहीं मिलती? तो आप आंसर देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में आपको कम बारिश देखने को मिलती है, बिकॉज वो रेन शैडो रीजन। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप 6.5 वाली क्लास में आते हैं तो आपने वहां पे सवाल देखा होगा, बहुत अजीबोगरीब आपको ऑप्शंस देता है। लेकिन सही आंसर आपका ये होता है कि डेक्कन प्लेट्यू पर कम वर्षा का कारण। आप एक बार सेशन में बने रहे, मैं आपके साथ 30 सेकंड में दोबारा जुड़ता हूँ।
एक बार कंफर्मेशन है कि सब ठीक है। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप सारी बात समझ गए हैं। एक छोटा-सा टेस्ट मैं आपका ले लेता हूँ। मुझे बताएँ कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ वेस्टर्न साइड पे सबसे ऊपर वाले कोस्टल प्लेन को क्या कहते हैं? 4-5 सवाल आपसे पूछूँगा, पहला सवाल आपके सामने है, कोकण। ईस्टर्न साइड के सबसे ऊपर वाले कोस्टल प्लेन को क्या बोलते हैं? सिरकास, बिल्कुल सही। और ऐसा कौन से 2 प्लेन हैं जो कि कन्याकुमारी पे मिलते हैं? कोंकण और कोरोमंडल, कोरोमंडल और मालाबार, न्यू सिरकास और कोरोमंडल, ऐसे आपको ऑप्शन बना देगा। कोरोमंडल, मालाबार, ठीक है जी। छोटा-सा एक आपके साथ डिस्कशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, करीब 5 मिनट में आपके लूँगा। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, जो पेपर सवाल बनाता है वो कैसे बनाता है? एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल बनते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक इंडिया, एक आपका वर्ल्ड और एक आपका यूनिवर्स, ठीक है जी? इस इंडियन को इतना बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है कि इसे एक अलग टॉपिक के रूप में जाना जाता है, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे वर्ल्ड और यूनिवर्स की बात करता हूँ, यूनिवर्स में हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है। वर्ल्ड की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सही समय आने पे हम कवर करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट वाला पोर्शन है, कुछ और डेटा है जो मैं आपको देता हूँ, स्टैटिक ओरिएंटेड ज्योग्राफी का डेटा है, वो मैं आपको सही समय आने पे दूँगा। अगर मैं आपसे इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूँ, इसमें हमने सबसे पहले माउंटेन्स पढ़े हैं, फिर हमने प्लेट्यू पढ़े हैं, फिर हमने आइलैंड पढ़े हैं और फिर हमने प्लेन्स पढ़े हैं। प्लेन्स में कुछ चीज़ें अभी छोड़ी हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स की बात है, जैसे कि आपसे माउंटेन्स की बात करूँ, कुछ डेटा आपको देना भी बचा है। इसी टाइप से जो थोड़ा-थोड़ा डेटा है, माउंटेन्स पढ़े हैं हमने। अरे! माउंटेन नहीं पढ़े क्या? ऐसी बात नहीं है, माउंटेन्स हमने पूरे कवर करे हैं, सिर्फ डेटा मैंने आपको नहीं दिया 1 या 2 पेज। आप एक बार चेक करें, आपकी हो सकता है कोई क्लास छूट गई हो, ठीक है? वो डेटा बस मैंने आपको लिखवाना है 1 या 2 पेज का, बाकी उसके अंदर हमने सब कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, वो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और रिवर्स को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। यानी रिवर्स में आपको इस तरीके पढ़ाऊँगा कि आप एसएससी के और कोई भी पेपर भी देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं नहीं कहता कि यूपीएससी का हर सवाल बन जाएगा, स्टेट लेवल का हर सवाल बन जाएगा। बट अगर आप समझदार हैं तो आप पेपर लगाएँगे और आप उसे समझ जाएँगे। प्लेन्स में यही पूछा जाता है शुभम, आप एक बार प्रीवियस ईयर देखना एंड उसके बाद आप समझेंगे। प्लेन्स में इतना ही पूछा जाता है। मुझे बताओ क्या प्लेन्स में आपने इसके अलावा कोई और सवाल देखा है? देखा तो आप मुझे बताओ क्या देखा है? जो पूछा जाता है वही हमें पढ़ना होगा। अब सेंट्रल प्लेन नहीं बनता है। अरे! अरे दोस्तों कैसी बात करते हो? मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पर? मैंने कहा था, मैं देखता हूँ कुछ मैंने आपको ये टॉपिक क्या प्लेन्स पढ़ा है? मैंने आपको कोस्टल प्लेन पढ़ा है। पिछली सेशन के एंड में हमने बात करी थी कि जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं, बिकॉज़ उसे पढ़ने का मतलब है कि कौन-कौन सी नदियाँ वहाँ से जाती हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। एक और टॉपिक जैसे अभी कमेंट में आया खादर, भंगर, ये जितने नाम होते हैं, ये भी हम तभी पढ़ेंगे जब हमें रिवर नहीं पता, क्या हम इसे समझ पाएँगे मुझे बताओ? जब तक मुझे नदी के बारे में ही नहीं पता, तो मैं कैसे उसे समझ पाऊँगा? तो रिवर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन सबको जोड़ेगा। आप रिवर्स को एक बार पढ़ें और रही बात डिटेल वर्ड की, सर बस देखे जाएँ, बाकी हम पे आप छोड़ दें, ठीक है? आप आराम से देखे जाएँ, 1 या 2 सेशन में, आज के सेशन में आपको थोड़ा पता लगेगा, कल के सेशन में आपको ज़्यादा पता लगेगा, जो यानी जो अगला होगा और उसके बाद तो आप अच्छे से समझ ही जाएँगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो जी, अब बात कर लेते हैं। जी हाँ, सौम्या वो डेटा आपको दिया जाएगा लेकिन थोड़ा समय रुक के, ठीक है जी? अरे दोस्तों, बस कमेंट सेक्शन खाली कर दो। नदियाँ जो हमें पढ़नी है, देखिए कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि आपकी इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हमें एक बड़े लेवल पे कवर करनी है। यानी इंडस नदी वो है जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, कुछ पोर्शन हरियाणा से एसोसिएटेड है और उसके अलावा एक पाकिस्तान से जुड़ी है। गंगा रिवर वो है जो कि आपके उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उसके बाद बांग्लादेश से जुड़ी है। ब्रह्मपुत्र वो है जो कि तिब्बत से, नॉर्थ ईस्ट से और बांग्लादेश से जुड़ी है। ये कुछ इलाके अपने को कवर करने हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज़ यहाँ से जो है थोड़ा-सा आप कहेंगे डेप्थ में सवाल बनते हैं, ठीक है? मैं अगर पॉसिबल होगा मुस्कान समझा दूँगा, एंड में आप चिंता ना करें, अभी के लिए हम इस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके अलावा जो रिवर्स नीचे की तरफ पड़ती है, वो उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में वो रिवर्स आती हैं जैसे कि आपकी नर्मदा है, तापी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ जो हैं आपको देखने को मिलते हैं विंध्यास के नीचे की तरफ, उन्हें हम पेनिनसुला के अंदर कवर करते हैं। इसे मैं अभी नाम-वाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, सब डिटेल में पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो। एक तरीका होता है इस तरीके चीज़ों को देखने का, यानी ये वाला जो इलाका है, ये वो है जो कि ग्लेशियर्स की वजह से उत्पन्न हो रही है। यानी जो बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ हैं, वहाँ से जो है पानी आ रहा है और वहीं से जो है एक-एक करके नदियाँ बन रही हैं। चांदनी ये जितना पोर्शन मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, इसका 101% मैं दोबारा लिखवाऊँगा आपको। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इस पेज पे कुछ भी नहीं नोट करेंगे तो भी आपको ज़ीरो लॉस होगा, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो, बस चीज़ों को सुनते जाओ। अब ध्यान से बात को आप समझेंगे। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी के अंदर जाती हैं।
अब कमाल की बात क्या, बच्चा ना जाने क्या-क्या पढ़ता है, लेकिन एसएससी कई बार पूछ लेता है कि बता दो इनमें से ये नदी कहाँ जाती है? जैसे सीजीएल 2018 में सवाल आया था कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर जाती है? ऑप्शन में अरेबियन सी था, बे ऑफ बंगाल था, ऐसे 2 ऑप्शन और आपके थे, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें कवर करनी होती है बिकॉज़ कुछ भी एसएससी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे बे ऑफ बंगाल में कौन-कौन सी जाती है? गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है। ऐसा सवाल आया है अभिनंदन। ये आपका है 13 जून शिफ्ट 3 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे, 4 से 5 वाला जो पेपर था, आखिरी दिन था सीजीएल 18 का, उस दिन पूछा गया था। इसके अलावा आपकी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि इस तरफ ही जाती हैं, डायरेक्टली इसके अंदर नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपकी गोदावरी हो गई, मेरी तबीयत आज जो है थोड़ा-सा परेशान कर रही है। महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि इस तरफ जाती हैं। सर सब पढ़ा दूँगा, चिंता मत करो। ये वाला पेज आप चाहे नोट कर सकते हो। ओरिजिन ऐसा पढ़ा दूँगा कि बस मज़ा आ जाएगा। खुद कहोगे सर बस देख लेना। अरेबियन सी की तरफ जाने वाली जो नदी है वो राजस्थान की नदी है। राजस्थान से जैसे कि लूनी की बात करता हूँ मैं, साबरमती की बात करता हूँ, नर्मदा की बात करता हूँ, तापी की बात करता हूँ। यहाँ पर भी एटसेट्रा लिखता हूँ, यहाँ पर भी एटसेट्रा लिखता हूँ बिकॉज़ अपने को भी ये सब पढ़ना है डिटेल में, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अरेबियन सी इसलिए लिखा है जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, जो इस तरफ जाती है वो मैंने इधर लिखा है। एग्ज़ैक्टली अरेबियन सी नहीं कहेंगे लेकिन अंजलि समझने के तौर पे अरेबियन सी की तरफ जाती है, यानी ये डायरेक्शन लिखी है मैंने, डायरेक्शन किस तरफ वो मुड़ जाती है, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हो। नहीं, बहुत सारे नाम है, मनीष छोटी-छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो मैंने नहीं लिखी है, सब आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। काली नदी जो है कहीं नहीं जाएगी, सब पढ़ाया जाएगा, आप चिंता ना करें। कावेरी ही कावेरी है। आगे चलते हैं, सबसे ऊपर गंगा लिखा है, फिर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। चलो आगे चलते हैं। इंदस भी अरेबियन सी में मिलती है, बिल्कुल मैंने इसलिए एटसेट्रा लिखा है। इंदस मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। चलो जी, अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझिए, तो आराम से, ठीक है? एक काम करो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, जो लिखना सब लिख दो। जी हाँ, मुझे कोल्ड हो गया है। चलो, क्या क्वेश्चन टैब बंद है या खुला हुआ है, एक बार कंफर्मेशन देंगे? बंद है, ठीक है। अब पूरे तरीके आप फोकस करेंगे। अब मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ के इग्नोर करने वाला हूँ, तो पहले ही आपको बता रहा हूँ, मेहनत मत करना, ठीक है जी? आगे चलते हैं। एक नदी है जिसका नाम है इंदस नदी। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ चीज़ों का, तो एक इंदस नदी है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है और एक आपकी है गंगा नदी। यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ से इंदस नदी इधर की तरफ आती है और चली जाती है आपकी अरेबियन सी के अंदर। इसी के पास एक और पॉइंट है जहाँ से एक नदी आती है, ये आपकी चली जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये जो नदी है ये इंदस नदी है। ये जो नदी है इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। एक और नदी है वो यहाँ से निकलती है और इससे मिलकर चली जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका है गंगा। 3 नदियां मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, 3 मेन नदियां हैं। ये 3 मिलाकर पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसे पानी देती है। और क्योंकि ये नदियां हैं तो इसका मतलब जमीन के अंदर भी इनका पानी जाता होगा। तो भले ही एक ही लाइन है लेकिन ओवरऑल ये पूरे में फैली हुई होंगी। यानी ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि काफी सारे इलाके को पानी देती है, मैं कहूंगा इस टाइप से पूरे इलाके को ये पानी अपना देती है। और इनकी जो छोटी-छोटी आप कहेंगे ट्रिब्यूटरीज हैं, बड़ी-बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब भी आप कहेंगे सब में पानी देती हैं। तो लार्जली ये बहुत बड़ा इलाका ऐसा है भारत का जो कि कवर करती है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत अलग-अलग तरीकों से कवर करा जाता है। क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हैं? कुछ और जैसे कि नीचे की तरफ से मान लेते हैं चंबल आ रही है, ऊपर की तरफ से यमुना आ रही है, तो ये पूरा इलाका ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इलाके मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, जैसे कि एक इलाका यहाँ पर आप देखेंगे, अरे एएस के ऊपर की तरफ आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये मैंने छोड़ा है। ट्रायंगल का मतलब ये हो गया थोड़ा-सा थार डेजर्ट वाला एरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज़ ना ही यहाँ पर गंगा पहुँच पाती है, ना ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र पहुँच पाती है और ना ही यहाँ पर इंदस खुद पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ पर इनका पानी डायरेक्टली नहीं जा पाता। नीचे की तरफ वाला पोर्शन छोड़ा बिकॉज़ विंध्या रेंज के चक्कर में गंगा या उसकी कोई खास ट्रिब्यूटरी नीचे की तरफ नहीं जा पाती है। ऊपर की ओ और इसका मतलब वो ऊपर की तरफ बहेंगी और उस इलाके में भी इनका पानी नहीं जाता है। ये जितनी आप सामने नदियाँ देख रहे हैं, ये सब की सब ग्लेशियर्स से आने वाले पानी से बनी है। आपको पता होगा हाल ही में उत्तराखंड जो है वहाँ पर भी एक ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर काफ़ी तबाही आ गई है। तो ग्लेशियर जो होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और वो पानी किसी न किसी वजह से पिघलता रहता है टेम्परेचर की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, और वो पानी ही आप कहेंगे एक रिवर का रूप ले लेता है। जब उसका सडन आउटबर्स्ट होता है तो उस केस में उसी रिवर के अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है और उसी को हम बाढ़ का रूप दे देते हैं और उसी को हम फ्लडिंग कहते हैं। अगर बहुत सारा पानी आ जाता है तो बीच में जो डैम
डैम यानी बांध लगा होता है वो टूट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी का बहुत जोर से धक्का उसे महसूस होता है। ये कुछ चीजें हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम पढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये पेपर पूछता है सीधा। अगर आप सटीक पेपर का सवाल जानना चाहते हो तो मैं आपको पहले पेपर के 2 सवाल बताता हूँ। पेपर क्या पूछता है? पहला सवाल किस-किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा सवाल कब? 1960। बस खत्म है। इतना ही पूछा जाता है। अब ऑब्वियसली इतना पढ़ाऊंगा तो काम कैसे ही बनेगा। और सेकेंडली हमेशा याद रखें नए-नए सवाल बनते रहते हैं। तो नए सवाल की उम्मीद में और नए सवाल की कोशिश में आपको एक डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? यानी इंडस वाटर ट्रीटी को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें हम एक-एक करके पढ़ने वाले हैं। सटीक सवाल ये बनता है कौन से 2 देशों के बीच में है इंडस और इंडिया और पाकिस्तान के, और कौन से सन की बात है जब ये ट्रीटी साइन हुई थी? तो ये बात है 1960 की, ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन नहीं पढ़ाएँगे बेटा। एक बात सच वाली बताओ, क्या आप लेट आए हो? मुझे बताओ एक बार। सही वाली, कोई डांट नहीं रहा, मुझे बस बता दो। नहीं, देखो बेटा मैंने बीच में बताया ना कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है रिवर सिस्टम में कवर करेंगे, चिंता ना करें। कई बार मुझे लगता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ नहीं? मुझे हर बार ही ऐसा लगता है, हमेशा ही ऐसा लगता है मुझे। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इंडस और इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी-सी बात कर दी है। चलो उस अब हेडिंग आप चाहें नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगले कुछ सेशंस हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नदियों की बात करेंगे। और सर एक और बात बता दूं, हम बीच-बीच में मैप का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा अपना तरीका है पढ़ाने का। आप चाहें तो मैप को अपने पास रख सकते हैं। आपके पास गूगल है, आपके पास दिमाग है, आपके पास पीडीएफ्स होंगी, दुनिया भर की किताबें होंगी जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड करी होंगी। आप उन्हें खोलें, उसके अंदर आपको इसका मैप मिल जाएगा। मुझे जो आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी लाइन की है और मैं इसमें ही काम बना दूंगा। पेपर का हर सवाल आपका बना दूंगा। बाकी सब चीजें आप मुझ पे छोड़ दो, कैसे क्या याद कराना है सब हो जाएगा, ठीक है जी। इंडस वाटर ट्रीटी की हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। मैप में क्या है, सही समय आने पर आपको पूरा मैप दिखा दिया जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें। फिलहाल थोड़ा-सा डेटा पे खेल लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले इंडस की लंबाई पढ़नी पड़ेगी। यानी जो इंडस नदी है, ये कितनी लंबी नदी है, कोई बता सकता है? ये 3100 किलोमीटर लंबी नदी है। ये इंडस रिवर जो है, अब ये आपको कहीं पर 2900 दिखेगा, कहीं पर आपको 3000 दिखेगा, कहीं पर आपको 3050 दिखेगा। क्या नदी की कोई भी लंबाई फिक्स होती है, लॉक्ड होती है क्या? नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, तो नदियों की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती घटती रहती है। अधिकतर जो किताबें डेटा आपको देती हैं वही डेटा बस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन से पहचान सकते हैं। इसी टाइप से गंगा जो है, गंगा रिवर की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर अधिकतर आपको किताबें लिख के देती हैं, तो ये मैं पूरा ऐसे ही लिख देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये है करीब 2800 किलोमीटर लंबी। तो मुझे देख के बताएं इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सर इंडस नदी है। आंसर गलत है। आंसर इसका गंगा है। उसका रीजन ये है कि ये जो आपकी इंडस नदी है इसका बहुत बड़ा पोर्शन आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका चाइना के अंदर पड़ता है। इसी तरीके ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पड़ता है आपका चाइना के अंदर, और कुछ पोर्शन आपका ब्रह्मपुत्र के अंदर पड़ता है। तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। उसका रीजन ये है कि इंडस जो गंगा नदी है ये इंडिया में ही उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका मोस्ट ऑफ द लेंथ जो है वो इंडिया के अंदर ही कवर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका गंगा रहता है। ये पेपर का ही आपका सवाल है, ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आंसर इसका ये है अनुज। अब इंडस नदी का जब तक हमें बेस नहीं पता तब तक अपना काम बनेगा नहीं। ये इंडस नदी जो है ये आपके एक इलाके से निकलती है जिसे आप बोलते हैं तिब्बत। तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक जगह पड़ती है लेक मानसरोवर, यहाँ से इंडस नदी निकलती है। क्या ये बात आप समझ पाए? इंडस नदी जो है लेक मानसरोवर से निकलती है। और ये जो इलाका आपका है मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप कैलाश पर्वत भी बोलते हैं। तिब्बत, लेक मानसरोवर, कैलाश पर्वत, ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे। और एक कैलाश पर्वत माना जाता है कि यहाँ पर ही जो भगवान शिव है उनका वास होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो लॉर्ड शिव है या शिव जी है उनका वास यहीं पर होता है। ये भी पेपर आपसे कुछ भी पूछ लेता है आजकल, तो आपको पता होना चाहिए। आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा, लेक की चिंता मत करो। बस आज नहीं दिखा के कल दिखाऊंगा या अगले सेशन में दिखाऊंगा, बिकॉज अभी हम कुछ डेटा पे खेल रहे हैं। पेपर ये पूछेगा, फोटो देखने के लिए है बस, बस खुश होने के लिए है। डेटा आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। अब ये जो नदी निकलती है याद रखेंगे, यहाँ से निकलने के बाद ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद ये आती है भारत में, इंडिया के अंदर आ जाती है। इंडिया के अंदर एक जगह पड़ती है लद्दाख नाम की, लद्दाख में ये आ जाती है।
लद्दाख में आने के बाद यहाँ पर जाती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद ये आपकी आगे चली जाती है इधर की तरफ। कराची नाम का एक शहर पड़ता है, कराची। कराची के पास से ये चली जाती है अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर ही चली जाती है। यानी आपसे एक पेपर सवाल बनाता है कौन कौन से देशों में जाती है। आप याद रखेंगे जो इंडस नदी है वो 3 अलग-अलग देशों को कवर करती है। सबसे पहले आपका रहता है चाइना। चाइना दिखेगा, वही टिक करेंगे बिकॉज़ तिब्बत इज़ नॉट अ कंट्री, सो चाइना आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आती है इंडिया में। इंडिया में कहाँ आती है? इंडिया में आपकी लद्दाख वाले इलाके में आती है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी पाकिस्तान में, और चौथे नंबर पे चली जाती है कहाँ पर आपकी? ये चली जाती है अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। अरेबियन सी के अंदर किसके पास से जाती है? नियर कराची। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडस रिवर आपको 2 बार पढ़ाई जाएगी। पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंडस वाटर ट्रीटी का आपको एक रूप समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे चल के इंडस रिवर के कुछ बेसिक्स आपको नोट कराऊंगा। 2 हिस्सों में हम इसे पढ़ने वाले हैं। अभी जो इंडस नदी है अपने आप में एक सिंगल नदी है, बिकॉज इस नदी के साथ कुछ और नदियां भी जुड़ी हुई है। इस पूरे नदी को मैं बोलता हूँ इंडस रिवर सिस्टम। सिस्टम वर्ड लगा देता हूं मैं इसके साथ, बिकॉज ये कई सारी नदियों का समूह है। यानी इंडस प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज ये कहलाती है आपकी इंडस रिवर सिस्टम। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। काफी सारे डेटा आप इस समय सोच रहे होंगे, सर आपने पिछली बार तो सो एंड सो बताया था, इस बार आपने नहीं बताया है। क्या आप भूल गए हैं दोस्त? ना ही मैं पिछली बार भूला, तो ना ही मैं इस बार भूलूंगा। सब बताऊंगा, चिंता मत करो, सही समय आने पर, ठीक है? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जब टॉपिक खत्म हो जाए, जब रिवर सिस्टम खत्म हो जाए, तब मुझे बताना क्या छूटा है। उससे पहले के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो। अब ये इंडस रिवर सिस्टम जिस जिस इलाके को पानी देगा, मैं उसे कहूंगा इंडस रिवर बेसिन। ये बात आप समझ पाए? यानी अगर मैं इंडस रिवर बेसिन आपको बना के दिखाऊं तो ये इंडस रिवर बेसिन होगा। यानी अगर उसका ट्रिब्यूटरी भी कहीं पे पानी दे रही है तो वो भी उसके बेसिन में कवर होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं? यानी चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे झेलम नदी का इलाका हो, वो सब इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आता है। अब सवाल ये बनता है सर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो इसके अंदर कवर होती है? यस, तिब्बत इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना। इसके पास 5 ट्रिब्यूटरीज है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। पांचों नाम रटे होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए दिमाग में। ये आपको ध्यान रखने हैं। पेपर 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कौन सी नहीं है, आपको बताना होगा कौन सी नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं, इन सबसे जुड़ी हुई यहाँ पे इंडस नदी, ये ध्यान रखेंगे। जी हाँ आनंद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ और कोशिश करें अच्छे से ही पढ़ें। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। जब भी कोई एक नदी जा रही है, मान लेते हैं इस टाइप से कोई एक नदी जो है कहीं पर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये नदी सीधी जा रही है यहाँ से, ये मेन नदी है। अगर ये नदी के अंदर कोई नदी पानी लेके आ रही है तो क्या इसे गिफ्ट दे रही है? गिफ्ट ऑफ लाइफ। गिफ्ट ऑफ लाइफ कैसे? क्योंकि इसे पानी दे रही है, और गिफ्ट को बोलते हैं ट्रिब्यूट। तो इसे ट्रिब्यूट दे रही है, तो इसका नाम ट्रिब्यूटरी बन जाता है। सिंधु इज इक्वल टू इंडस, बिल्कुल हम कह सकते हैं। एक दूसरी नदी है जो इससे पानी ले रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे पानी जो है इधर और इधर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आपको स्लाइड दिखा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मैं कहूंगा ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए। ये ए क्या है? ये ए, ये नदी है, और ये मान लेते हैं सी है। सी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए, और बी इज इक्वल टू ट्रिब्यूटरी ऑफ ए। अब एक सवाल है मेरा, वो सवाल ये है कि मुझे कैसे पता कि एक नदी ऐसे जा रही है, इसमें से ये पानी है, इस तरीके निकला है। चलो डायरेक्शन तो सर मुझे पता है कि इस तरीके जा रही है, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है? ये भी तो एक मसला हो सकता है। ये ए है और बी है, इसे मिलाकर हमने सी बनाया, इससे टूट के डी और ई बन गई। जनरली जो नदी का वॉल्यूम है वो देखा जाता है कि अगर इसके अंदर ज्यादा पानी जाता है तो ये मेन नदी मानी जाती है। इसी तरीके ज्यादा पानी मान लेते हैं इधर की तरफ चला गया, तो इसे हम मेन नदी का नाम दे देंगे, और बाकी जो जुड़ गई है ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ गए। तो यहाँ पर ऐसा टेक्निकल कुछ भी नहीं है कि ये ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। 2 नदियां मिली है और 2 नदियां अलग हुई। जिसमें ज्यादा पानी है वो मेन नदी कहलाती है। आगे चलते हैं, स्लाइड आप देखें फटाफट, ये आपके पास डेटा होना चाहिए। अमित मल्टीपल कोर्सेज हैं, एक बार प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, आपको मिल जाएंगे सारे कोर्सेज, आप उसमें देख सकते हैं। देखिए समझने वाली बात है अंजलि, अगर प्योर ज्योग्राफी को आप देखते हैं तो कोई भी दोनों में फर्क नहीं होगा। यानी 2 नदियां मिलकर एक नदी बनाएंगी और एक नदी से टूटकर 2 नदियां बनेंगी, सिर्फ इतना सा। गिफ्ट ऑफ लाइफ तो मैंने बस एक कवि के माध्यम से लिखा है। कवि इस
माध्यम, ये जो आपके सामने मैं लिखा है, कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है, यहाँ पर कवि मैं हूँ, कि गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन जो है वो पानी से बना है। तो आपको थोड़ा सा बस मैंने वो थोड़ा शायराना अंदाज में प्रकट करा है। अगर आप चाहें तो इसे सीधा पानी के रूप में यानी H2O के रूप में इसे याद कर सकते हैं, जिसका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है और केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से काफी कम होता है। वेरी हाई स्पेसिफिक हीट होती है 81 के बराबर, जिस चक्कर में वाटर हीट्स एंड कूल्स वेरी स्लोली एंड मोर स्लोली देन लैंड। इस तरीके भी आप इसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या था, बस क्या बताएं, इस दिल में क्या क्या छुपा है। अब बात को बड़े ही ध्यान से समझना। इंदस नदी से इनमें से कौन कौन सी नदी एक्चुअल में मिलती है, या फिर आप कहेंगे इंदस नदी के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी जो आता है, क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि एक नदी आई, दूसरी नदी आई, तीसरी आई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चौथी आई और ये पांचवी आके यहाँ से पानी आगे ले गई और ये इससे मिल गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भली अकेली नदी मिली हो, लेकिन ये पांचों नदी के मिलने के बराबर ही बात है? यानी सवाल आपसे कुछ भी बना सकता है यहाँ पे कि इंदस अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है। जी हाँ, मिलती है। कौन सा इलाका है? ये है आपका मिठानकोट, पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, मिठानकोट। पठानकोट अलग है, वो अपना पंजाब वाला इलाका है। मिठानकोट अलग है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। कीप दिस इन माइंड व्हेन आई से पाकिस्तान, इट डज नॉट मीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक अलग जगह है, कुछ हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने इंडिया का रखा हुआ है अपने पास। लेकिन ओवरऑल पूरा पाकिस्तान, जब मैं PAK कहता हूं तो ये पाकिस्तान लिखा है, POK नहीं लिखा है। POK होगा तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। ठीक है, मिठान कोट जो है ये पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सारी ट्रिब्यूटरीज ऐसे नहीं मिलती। क्या बात को समझ पाए? ऐसा नहीं है कि झेलम भी जाके मिल रही है, चनाब भी जाके मिल रही है, सतलुज भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है, ब्यास भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। यानी कुछ नदियां आपस में ही मिलकर वहां तक पानी को लेकर जाती है। ये कौन सी नदी कहाँ मिलती है सर, इसे मैप में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ साथ चलते जाओ, ठीक है? थोड़ी देर और मैं आपकी लूंगा और उसके बाद जो है आपको सब चीजें मैं मैप से भी समझाऊंगा, चिंता ना करें, बस थोड़ी देर आप आराम से बस मेरे साथ साथ चलते रहे, ठीक है जी? इंडिया लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं हम इसे, लॉन्गेस्ट लिख देता हूं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, एक ही बात है। मिठान को क्या लिखूं? आप लिखे प्लेस वेयर इंदस मीट्स विद ट्रिब्यूटरीज इज इक्वल टू मिठानकोट, आप ऐसा लिखेंगे। इसका नाम गंगा है। इसी के तरीके इंडिया के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं चाइना। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यस यश, ये है यांगजे, याद रखेंगे। इसी तरीके पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है इंदस। ओवरऑल एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजे। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। अभी के लिए हम यही पर फोकस करेंगे, साथ साथ आपको और डेटा भी मैं देता रहूंगा, ठीक है जी? येलो रिवर अलग है, वो हुआंगहो है, हुआंगहो अलग है, सांगपो अलग है और यांगसे अलग है, येनेजी अलग है। ये सब अलग अलग नदियां हैं। मैं बता देता हूँ। इंदस रिवर मीट्स विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एट मिठान कोट। क्या ये बात आप समझ पाए? पाकिस्तान। अब ये जो नदी है इंदस नदी, क्योंकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नाइल है, लार्जेस्ट अमेजोन है पारस, बाकी बेटा फिर हम इसे अलग से ही कवर करेंगे, देखो मिक्स हो जाएगा ना सब। नील नदी जो है साबी, वो आपकी एशिया में नहीं है, वो अफ्रीका के अंदर है, यानी वो वर्ल्ड की है, ये एशिया की है। अब ध्यान से बात को समझेंगे। क्या ये नदी अगर पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी, बिकॉज अगर ये नहीं होगी तो आपको पता होगा कि थार डेजर्ट बन जाएगा पूरा का पूरा। बिकॉज अपने अपने पास, अगर आपको पता है कि अपने पास राजस्थान के पोखरान वाले इलाके में या जैसलमेर वाले इलाके में इंदस नदी नहीं जाती, तो वहां पे पूरा राजस्थान है और इसी तरीके का रेगिस्तान है। इसी तरीके का बहुत सारा इलाका जो है थार डेजर्ट का, वो आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर भी पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इंदस नदी हमारे लिए जितनी ज्यादा जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी और भी नदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास और नदियां नहीं है, ठीक है जी? अब इसका मतलब ये हो गया, कुछ नदियां ऐसी हैं जो इंदस नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं, जैसे मैंने आपको भी 5 बताई। ये 5 जो मैंने अब आपको बताई थी, अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ। ये 5 हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज, यानी इनके अंदर ज्यादा पानी जाता है, ठीक है जी? यानी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसी टाइप से इंदस की कुछ माइनर ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, माइनर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस।
जैसे कि श्योक नदी आपने सुना होगा, काबुल नदी आपने सुना होगा, गोमल नदी आपने सुना होगा, गिलगित नदी आपने सुना होगा, जास्कर नदी आपने सुना होगा, कुर्रम नदी आपने सुना होगा। अरे सर कहाँ सुना है ये सब, कैसी बात है। श्योक नदी, श्योक नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, कुर्रम नदी, 6 नदियां मैंने आपको बताई है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें आप नोटिस करोगे, मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्चुअल में कौन सी मिलती है। जैसे कि आप सबको पता होगा यहाँ पर ऐसा थोड़ी ये पांचों एक्चुअल में मिल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलना है, हल्के हाथ से जीवन को चलाना है, ऐसे एकदम परेशान नहीं होना है। पहले गियर पे 80 पे नहीं पहुंच सकते, 80 पे चलेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। एक एक करके गियर जो हम है शिफ्ट करेंगे और नाम बताए जाएंगे, और उसके बाद हम समझेंगे एक्चुअल में और कौन कौन सी नदियां हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है, ठीक है जी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, काबुल, गोमल, गिलगित, जास्कर, कुर्रम, कुछ 10-11 नाम मैंने आपको बताए हैं। अब एक और सवाल बनता है कि सर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। एक ये सवाल अपने सामने आता है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं बीच बीच में। ये सब मैं आपको बताते चलता हूँ। एक नदी मैंने आपके लिए बनाई है, जिस नदी के अंदर ये मेन नदी मैं इसे कहूंगा, ठीक है जी। ये हमारी मेन नदी है और ये इसके अंदर पानी लेकर आ रही है, ठीक है जी। यानी अगर आप इस नदी को देखते हैं, ये हमारी मेन नदी है, मेन रिवर, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो है कम पानी वाली है, यानी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर आप इस पोर्ट के अंदर बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या आप कह सकते हैं कि जब आप सामने की तरफ यहाँ खड़े होंगे तो आपको यहाँ से आपके राइट हैंड साइड की तरफ से कोई आता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखें, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आप सामने की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। यानी अगर आपको बेसिक भाषा में बताता हूँ तो दो नदियां मिलकर ऐसे बनी और एक नदी आके इससे इस तरीके मिली। तो जब आप यहाँ चप्पू चला रहे होगे तो आपके लिए ये क्या होगा, ये आपका राइट राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो आपके लिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। यानी अगर आप एक नदी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो नदी कुछ ऐसी बनती है, और नदी के लिए जब नदी को यहाँ से पानी आता हुआ दिखता है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। जब नदी को यहाँ से पानी आता हुआ दिखता है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। पेपर के सवाल बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे। यानी जब, हाँ बिल्कुल डाउन स्ट्रीम, बिल्कुल। अब नदी जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा ही बात करेंगे आपकी डाउन स्ट्रीम की, बिकॉज रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर अगर मैं उल्टा बैठूं तो, इस तरीके में तो जमीन पर बैठ गया, नदी ऐसे जा रही है, अब तो मेरा राइट बदल गया। हाँ तो बेटा उल्टे बैठ रहा, कोई बात नहीं, बैठ रहा हूँ। बताओ कितने अटेम्प्ट बचे दोस्त। नदी की डायरेक्शन देखनी है, आपकी नहीं। अब दरवाजे जो दाई तरफ खुलेंगे, आपने सुना होगा मेट्रो ट्रेन में कि दरवाजे जो है वो दाई तरफ खुलेंगे। आप मान लेते हैं मेट्रो के अंदर की तरफ है और दरवाजा जो है मान लेते हैं इस तरफ आपका खुलना है। एक दरवाजा इधर भी लगा हुआ है। अब आप तो जिद पे अड़ गए। जिद पे कैसे अड़ गए, आप यहाँ खड़े हुए थे, आपने कहा अरे भैया दाई तरफ कैसे खोलेंगे, मैं तो इधर मुंह करके खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो मेरे लिए, मैं राइट हूँ, ये मैं लेफ्ट हूँ। खड़े रहो बेटा, कोई बात नहीं, आखिरी में खुलेगा अब इधर आपके लिए। यानी आपको ये देखना है कि अगर मेट्रो जो है वो सीधी जा रही है तो आपको मेट्रो की डायरेक्शन का राइट देखना है, अपना राइट नहीं देखना, ठीक है जी। अब आप तो मान लेते हैं ऐसे खड़े हो जाओगे जाके, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। उसने कहा बाई तरफ खुलेंगे, आप तो कोई ड्राइवर भी बाहर निकल, मेरा बाया तो ये है, मैं चलाऊंगा, गाड़ी हम चलाएंगे आज, ऐसे थोड़ी होगा। यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उस डायरेक्शन में आप लेफ्ट या राइट देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताते चल रहा हूँ। अब हुआ क्या, ये नदी जो है हमारी इंदस नदी, इस पे डिस्प्यूट आ गया। यानी इस पे कंफ्यूजन बन गया कि इसका कितना पानी हम रखेंगे और कितना पानी जो है पाकिस्तान रखेगा, ठीक है। इंदस नदी का ये जो डिस्प्यूट था, इसे सॉल्व करने के लिए मॉडरेटर को बुलाया गया। यानी एक ऐसा इंसान बुलाया गया, एक ऐसा आप कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को पुकारा गया जो कि ना ही इंडिया की तरफ हो ना ही पाकिस्तान की तरफ हो। ये आपका है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक। कौन कौन कंफ्यूज है कि सर ये गलत आंसर है, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दोनों बातें सेम है। जिसे आप आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो वो उस जमाने में IBRD के नाम से जाना जाता था। यानी वर्ल्ड बैंक ही जो है उसका पुराना नाम बचपन में ये जो राइचू है ये पिकाचू के नाम से जाना जाता था। यानी ये भी पेपर का सवाल मैंने आपको यहीं पे तैयार करा दिया है कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों 50 घंटे की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। बिकॉज अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो 2 पेज पे आपको सब नोट करा दूंगा और आप ये सब चीजें मिस कर जाओगे, पेपर तो यही पूछेगा। यानी इंदस नदी का जो कंफ्यूजन था उसे दूर करने के लिए, यानी इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए मॉडरेटर को बुलाया
लाया गया जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक, जिसे उस समय कहा जाता था आपका IBRD। सब लिखवाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिंता ना करें। यानी वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम जो था वो था आपका IBRD, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। एक तो ना सभी को मैं एक सजेशन दूंगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में अपना नाम लिखते हैं, वो अपने हिंदी के नाम के साथ इंग्लिश का नाम भी जरूर लिखे, चाहे एक एक वर्ड लिख दें, क्योंकि आपका नाम मुझे क्वेश्चन मार्क दिखता है तो मैं आपको पुकार नहीं पाता। तो आप कोशिश करें अपना हिंदी प्लस इंग्लिश लिख दें, जिससे कि मैं आपका नाम जो है आपको बुला पाऊँ। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हम बात समझ पा रहे हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, 5 क्वेश्चन मार्क आपके साथ आ रहे हैं जो इंग्लिश नेम ही है सर आपका। चलो आगे चलते हैं। चलो अब पूरे तरीके फोकस करते हैं। आप देखो, अगर शब्दों को सीधा इस्तेमाल करोगे ना, यानी फॉन्ट अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करोगे तो आपके जो बिल्कुल सही आएगा। फॉन्ट के भी आपके पास ऑप्शन होते होंगे, एक बार चेक करना फॉन्ट आपने ऐसा इस्तेमाल करा है, ऐसे वाला फॉन्ट तो इस्तेमाल नहीं कर लिया कोई, क्योंकि हो सकता है उस केस में आपका जो नाम है वो सही आपको ना दिखे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, चेक कर लेना। बहुत बच्चे फैंसी नाम रखते हैं, फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब सवाल ये बनता है, वर्ल्ड बैंक क्या पूरा उठ के आया होगा? मुझे बताना, क्या वर्ल्ड बैंक पूरा उठ के आया होगा? कोई आया होगा ना? कौन आया? बिना कॉपी में देखो तो बताओ। कॉपी में देखोगे तो चीटिंग मानी जाएगी। नहीं पता स्किप लिखो। CEO आया होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान आया जिसका नाम था डेविड। किस किस को एक नई चीज पता लग गई? मैं साफ साफ लिखता हूँ, चिंता ना करें। चलो डेविड भाई आए, ठीक है, और डेविड भाई आए और इन्होंने गाना गाया, मैं रहूं या ना रहूं तो मुझ में कहीं बाकी रहना। और इन्होंने आए और इन्होंने फिर बताया कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो थे फॉर्मर चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी। चलिए बहुत बढ़िया भी ना। यानी डेविड भाई आए और ये पहले काम कर चुके थे टेनेसी वैली अथॉरिटी। अब सवाल ये बनता है कि ये टेनेसी क्या है? टेनेसी एक रिवर है और ये रिवर आपका डिस्प्यूट इसने क्रिएट कर रखा था USA के अंदर। तो वहां पर ये पर्सनालिटी ऐसी है जिसने उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए काम करा था। तो ये एक अच्छा इंसान था जिसे वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ से भेज सकता था, भाई जाओ देख के आओ, एक सिमिलर डिस्प्यूट वहां पर दो देशों के बीच में हो रही है, देख के वहां पे क्या समाधान निकल सकता है, ठीक है। ये है डेविड लिएंथल, ठीक है। कोल्ड हो रहा तो हो सकता है आपको साफ सुनाई ना दे, ली अलग है, लियन अलग है, थल अलग है, ठीक है। कोल्ड के चक्कर में हो सकता है आपको आवाज साफ ना आ पा रही हो, ठीक है। डेविड भाई आए, ये जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से भेजा गया था 1951 में। 1951 में आ गया था और तब तक तो कुछ काम नहीं बना। अब हुआ क्या, 1951 में ही बता दिया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 1951 से 1958 तक इस बारे में कोई खास बात नहीं है, ड्यू टू ग्रोइंग टेंशंस। आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस शुरू से नहीं रहे हैं, तो काफी साल ऐसे बीत गए जो कि आप कहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन फाइनली ये ट्रीटी साइन हुई 19 सितंबर 1960 को। मैक्सिमम बच्चे 1960 जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तारीख है 19 सितंबर। आप सभी को पता है SSC जब खेलेगा तो तारीख भी देगा, यानी 19 सितंबर, 3 मार्च, 1 अप्रैल और 1 जनवरी दे देगा, और बच्चा 1 अप्रैल 1 जनवरी के बीच में फंसा रह जाएगा, बिकॉज उसे लगेगा या तो फाइनेंशियल ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। चलिए आपको पता था, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और इंडिया की तरफ से जो है इस ट्रीटी को साइन करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये PM ऑफ इंडिया है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी तो किसी ने साइन करा होगा ना। इनका नाम था आयूब खान। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दे साइंड इन दस वाटर ट्रीटी। क्या ये बात आप अच्छे से समझ पाए हैं? सर मैं डिटेल में ही बताता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ कि SSC इतना ही पूछता है, बट मेरी ऐसी आदत नहीं है, मेरा जो मन है मुझे गवाही नहीं देगा, तो मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इस ट्रीटी के तहत कुछ चीजें हमने फाइनल करी। वो फाइनल ये करी कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, जिसमें इंदस, चेनाब और झेलम आती है, ये 3 नदियां जो है इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और जो नीचे की 3 नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज आती है, ये 3 नदियां इस्तेमाल करेगा इंडिया। अब सवाल ये बनता है इस्तेमाल करने का यहाँ पे क्या मतलब है? इस्तेमाल करने का मतलब है मैं चाहूं तो इस पे डैम बना सकता हूँ, यानी अगर मैं आज चाहूं मैं आज चाहूं तो इस पे सतलुज नदी पर एक बांध बना सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूं तो ब्यास नदी पर एक बांध बना सकता हूँ, मैं चाहूं तो रावी नदी पर बना सकता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे।
कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो इंदस का भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, चेनाब का भी इस्तेमाल कर सकते थे, झेलम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट वो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। वो मतलब उतना लेवल में जाने का मतलब है आप यूपीएससी के कुछ मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ तक अपन लोग नहीं जाएँगे। मोटे-मोटे तौर पे समझेंगे, जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, नीचे की 3 नदियाँ हमारे पास। लेकिन एक और चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि 100% उनका है या 100% हमारा है। कुछ हिस्सा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हिस्सा हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसका आंसर अभी मैं आपको दूँगा, शॉर्ट में आप समझेंगे तो आंसर इज़ नो। बाकी आपको आगे चल के अभी मैं बता दूँगा, करीब 15 से 20 मिनट के बाद इसका आंसर आप समझ जाएँगे। अगर आपका सवाल है कैन बी, तो आंसर इज़ येस। क्या हम पे एक्शन लिया जाएगा? आंसर इज़ नो। बाकी आपको मैं अभी आगे चल के बताऊँगा। चलिए बिल्कुल अज्जू, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, सब चीज़ें बढ़िया चली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चला। लेकिन एक छोटा-सा यहाँ कैच था, वो कैच क्या था कि अब एक बात बताओ, मेरा गाँव पाकिस्तान में है और मुझे रातों-रात पता लगा ये रावी नदी जो है ये तो मेरी है ही नहीं, तो क्या वो गाँव पूरे तरीके उजड़ नहीं जाएगा? आप एक बार सोच के देखिए। तो इसीलिए पहले 10 साल के लिए कहा कि आप जो है इसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले जो हैं, ऊपर की नदियों के साथ-साथ नीचे की नदी तक का पानी यूज़ कर सकता है, ठीक है? मैं उम्मीद करूँगा बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। एक तारीख आई 31 मार्च 1970, इंडिया ने कंट्रोल ले लिया आरबीएस का। क्या मैं उम्मीद करूँगा बात समझ पा रहे हैं। इंडिया ने फुल कंट्रोल ले लिया आरबीएस का। अब सर आरबीएस क्या है आपको पता होना चाहिए, फाइनल बार दिखा देता हूँ फिर मत पूछना। आरबीएस इज रावी, ब्यास, सतलुज। इसका कंट्रोल इसने वापसी ले लिया। आई होप आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एसएससी प्लस कैटेगरी में मैं रखता हूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ कि जब आप एक बार तैयारी कर रहे हैं तो इसी में आपका जो है और भी एग्जाम्स में सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ही यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। अब लेकिन एक छोटा सा पंगा हो गया, वो पंगा क्या है मैं आपको बताता हूँ। किताब पे तो ट्रीटी बड़ी अच्छी लग रही है, ऊपर की 3, नीचे की 3 सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये फैक्टर कौन बताएगा कि कोई नदी बड़ी है, कोई नदी छोटी है? ये फैक्टर कौन सोचेगा? भई गिनती में तो आपने डिवाइड कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो 3-3 कर दी। बट इंदस नदी इतनी बड़ी नदी है, अगर आप वो वहाँ पे दे देते हो, तो क्या ये आप कहेंगे थोड़ा-सा डिसबैलेंस नहीं होगी सिचुएशन? अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा आपका दिमाग चलाना सिखाऊँगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। एक बात हमेशा याद रखें, देश में जो भी इंसान पब्लिक के वोट से चुना जाता है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप देश के संविधान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो चाहे आज के प्रधानमंत्री हो, चाहे इससे पिछले प्रधानमंत्री हो, चाहे पहले हो, चाहे दूसरे हो, चाहे आखिरी हो, आप सब कायदा ये कहता है कि आप एक ऑफिसर है, सरकारी नौकरी आप करने वाले हैं, तो आपको किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना होता जो कि संविधान के खिलाफ हो। इंदस, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है जी। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है दोस्त, सबकी बात कभी नहीं सुनी जाती, मेजॉरिटी वोट से ही काम चलता है। 31 मार्च 1970 पे हमने अपना कंट्रोल ले लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम क्या हो गई? जब भी हम ऊपर की नदियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कुछ हमने मान लो 20% ऊपर की नदियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये नदियाँ इस तरीके बहते हुए जाती हैं, अगर आप थोड़ा-सा इमेजिन कर पाएँगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये नदी जो है इस तरीके भी बहते हुए जाती होगी, यानी अगर मैं बाउंड्री बनाता हूँ, ये इंडिया है, तो ये हाइट से भी तो नीचे जाती होगी। एक बार आई होप यू आर इमेजिनिंग, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, मान लेते हैं आपके सामने मैं एक आपको कुछ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखो, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। आप ऊपर वाला इंडिया इमेजिन करें और इधर वाला पाकिस्तान इमेजिन करें। आपको अपने पार्ट पे उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यानी इंदस नदी जो है वो इस तरफ से चल के इधर की तरफ जा रही होगी। अब ये भले ही आपको दोनों साथ-साथ में दिख रहे हैं, लेकिन हाइट का भी तो फ़र्क होगा। यानी इंडिया जो है वो ऊँचाई पे होगा, तभी तो नदी नीचे बहते हुए जा रही है। भई कोई मोटर थोड़ी लगी हुई है जो ऊपर पानी को खींच रही है। चाइना इंडिया से ऊपर होगा, इंडिया से नीचे होगा पाकिस्तान। यानी जब भी हम ऊपर वाले पे डैम बनाएँगे, तो क्या नीचे वाले को प्रॉब्लम आएगी? सोच के देखें ज़रा, अगर आप इमेजिन थोड़ा-सा कर पा रहे हो। हमने ऊपर डैम बनाया तो पाकिस्तान के अंदर तो तबाही आ जाएगी, बिकॉज़ वहाँ तक पानी पहुँचेगा नहीं। तो जब भी हम ऊपर वाली नदी पर कोई काम करते थे, पाकिस्तान जाता था सीधा ही इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में। यहाँ से कहानी को सुन लेना बस, क्योंकि ये कहानी एसएससी नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट पूरा बताना ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल में जाता था और वो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद पंगा क्या होता है, जब तक वहाँ से आंसर नहीं आएगा तो फँस गई कहानी। भई जब तक वो फैसला नहीं सुना रहे, तब तक हम अपना डैम नहीं बना सकते। तो उस चक्कर में क्या होता था, हमें रोका किसने नहीं था, बट ऑटोमैटिकली आप नोटिस करोगे तो हम रुक गए। यानी मैंने बाहर कहीं घूमने जाना था, मुझे शक की वजह से कह दिया, भई आप बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो जब तक मैं बाहर नहीं जा पाता, तब तक तो मैं फँस ही गया ना, तब तक तो मेरा काम तो डिले हो गया ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होता था, ये लोग इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर चले जाते थे और वहाँ पर कहानी जो है खराब हो जाती थी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट इंडिया ने प्लान करा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। ये जो है आपका कहाँ पर है, वूलर लेक आपने सुनी होगी।
वुलार लेक के पास है। वुलार लेक आपके देश की एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। और एक कौन से इलाके की बात मैं आपसे कर रहा हूँ? बारामूला वाले इलाके की बात कर रहा हूँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। चाहे तो नोट कर सकते हैं। और ये जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, इसको ही वूलर बैरेज भी कहा जाता है। वूलर बैरेज भी से कहा जाता है। जैसे फरक्का बैरेज आपने सुना होगा। फरक्का बैरेज से जो सवाल बनते हैं सर, बिल्कुल क्या पता इससे भी सवाल बन जाए। एक सवाल मन में आता है सर, हमें क्या नोट करना है, क्या नोट नहीं करना। अगर आप मैं आपकी जगह बैठाऊंगा, मुझे मेरा एजुकेटर जो बता रहा है ना, मैं हर सेकंड अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वो बता रहा है ना, किसी वजह से ही बता रहा होगा वो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब ये सवाल क्लास का है ही नहीं कि सर क्या नोट करना है, सब नोट करना है, जितना कर सके उतना नोट करें, लंबे समय में आप जीतेंगे। जी हाँ कुमार, बिल्कुल सही। अब हुआ क्या, अब हम चाह रहे थे कि यहाँ से हम पानी लेकर झेलम नदी से एसोसिएट कर ले। यानी झेलम नदी भी इसके पास पड़ेगी। शायद आपको पता होगा, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला इलाका है वो झेलम नदी से एसोसिएटेड है। झेलम नदी और ये वूलर लेक वगैरह सब आसपास हो गई चीजें। तो हम ये चाह रहे थे कि यहाँ से हम पानी को शिफ्ट करके झेलम नदी तक पहुंचा दें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। लेकिन इस केस में तो क्या हो गया, पाकिस्तान ने कहा भाई अगर ऐसा होगा तो मेरा नुकसान हो रहा है, बिकॉज अगर आप नदी का रास्ता बदलोगे तो मेरे पास अलग दिशा से पानी आएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। तो हुआ क्या, ये बात फिर से इसी तरीके कंफ्यूजन में आ गई। पाकिस्तान पहुंच गया ट्रिब्यूनल में और चीजें जो है फंस गई। 1980 से लेकर 1986 टू बी एग्जैक्ट, वहां से लेकर 1991 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और चीजें अटक गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। 2001 में जाकर इसका समाधान निकला। आपको शायद याद होगा, परवेज मुशर्रफ घूमने आए थे इंडिया में। आप तो उस समय छोटे हो गए और मैं उस समय करीब था 4980 साल के आसपास का था मैं उस समय। 2001 की ये बात है। और उस समय ये आगरा वगैरह घूमने गए थे, शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। परवेज मुशर्रफ जब आए थे, तो इधर से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारी देश की तरफ से थे और यहाँ पे परवेज मुशर्रफ जी थे, ठीक है। और हमने उम्मीद करी कि 2001 में तो कोई रास्ता निकलेगा भाई, जब ये लोग मिले हैं आपस में तो कोई तो रास्ता निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं निकला। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स थे। जैसे बागलीहार डैम आपने सुना होगा। बागलीहार डैम कहाँ पर है, पेपर का सवाल है सीके 18 का। अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखा मैंने यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बागलीहार डैम पे भी यही डिस्प्यूट था। इसी टाइप से एक नदी है किशन गंगा नाम की, किशन गंगा पे भी यही डिस्प्यूट था। अब ये मैं आपको थोड़ा सा लिखकर बता देता हूँ, चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ये झेलम नदी जो है ना, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है किशन गंगा। ये जो है आपका, ये 2001 वाली बात है। जो बागलीहार डैम बताया है वो 1999 से लेकर करीब 2009-2010 तक की बात है, ठीक है। परवेज मुशर्रफ है। मैं आपके लिए देखो, ये ना पेपर पूछता नहीं है तो इस पे बहुत ज्यादा मैं जो है एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। मुशर्रफ, बाकी मुशर्रफ की स्पेलिंग देख लेना, यही होगी। चलो आगे चलते हैं। झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। किशन गंगा के ऊपर हमने प्लान करा कि हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और हमने प्लान करा कि ये काम क्यों ना करें, जब पानी ऊपर से बहकर आ ही रहा है तो क्यों ना हम यहीं पे छोटे छोटे टर्बाइंस लगा दें। यानी अपने आप टर्बाइंस जो है घूमते रहेंगे, बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे। टर्बाइंस घूमते रहेंगे, बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे, हमारा फायदा हो जाएगा। अब उन्होंने कहा देखो भाई, ये तो गलत बात है, क्योंकि हम जब ये नदी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी तो हम इस पे अपना डैम बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लोगे तो उसके केस में क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। पानी का फ्लो जब कम होगा तो इनकी डैम की पावर कम आ पाएगी। तो पाकिस्तान ने इसे कह दिया कि भैया ये तो डिस्प्यूट है। और यही झेलम नदी को वहां पर कहा जाता है नीलम नदी। वहां के नाम अलग होंगे ना, नीलम रिवर। तो इन्होंने कहा भैया हमारी नीलम नदी पे तो पंगा हो जाएगा, यानी हम उतना बढ़िया से तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड में डिस्प्यूट है। स्पीड में डिस्प्यूट कैसे है कि ये जो पानी आता है, ये कोर्ट ने कहा है कि हम आपको दे सकते हैं करीब 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। 10 मीटर पर सेकंड तक दे दोगे स्पीड तो काम बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 10 मीटर मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो होता है, यानी कितना वॉल्यूम हर सेकंड में पहुंचेगा, 10 मीटर क्यूब। पाकिस्तान भाई कह रहे हैं हमें चाहिए 100। तो क्या ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो रास्ता ही नहीं निकालना चाह रहा, बिकॉज 10 की जगह 15 डिमांड होगी तो ही तो फुलफिल होगी। सीधा ही 100 मान लो, काम खराब हो जाएगा और बस कहानी खराब है। अब यहाँ तक तो ये मैंने आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करे हैं। आपने सबसे पहली चीज नोटिस करी होगी कि जब मैं टॉपिक को उठाता हूं तो मैं डिटेल में अपना हाथ नहीं रोक रहा हूं। अपनी तरफ से जो जो बेस्ट आपके लिए है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टॉपिक में डेप्थ में जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप एक्चुअल में भूल जाते हो कि आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो। उसी पॉइंट पर जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी अब आप फाइनली एक टॉपिक सीखते हो। जब तक आप वो 2-4 पॉइंट की तलाश में रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि पेपर वो अलग ही पॉइंट कुछ आपसे बनाएगा। तो चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझे, लंबे समय में बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि सवाल ये बनता है, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, क्या हम तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते।
आंसर इज यस, हम चाहें तो तोड़ सकते हैं। हमने बहुत बहुत बार जो है पाकिस्तान पे दया दिखाई है, और यहाँ पर भी हम कहेंगे थोड़ा सा दया वाला ही कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है, लेकिन अभी भी हम चाहें तो इसे थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, बट इसमें छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हमें पता होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम्स ये है कि अभी हमें भी नहीं पता इसका करना क्या है, इस पानी का। सबसे पहली बात, हमें भी नहीं पता इसका क्या करना है। सेकेंडली, जब एक ऐसा देश है जो ऊपर की तरफ होता है और नीचे वाले देश को पानी देता है, तो वो अपने पास मैक्सिमम शेयर रख लेता है ट्रीटी साइन करते समय। यानी क्योंकि अभी तो उसकी बात चलनी है ना भाई, अपने पास है ना, अपना बैट है तो हम पहले बैटिंग करेंगे। यानी जैसे यूएसए का एक डिस्प्यूट था मेक्सिको के साथ, और एक नदी है कोलोराडो नाम की। ये आपने अगर मुझसे वर्ल्ड मैपिंग वगैरह कभी पढ़ी है स्पेशल में, तो मैंने आपको कोलोराडो नदी बताया होगा। तो यूएसए ने 90% शेयर अपने पास रखा, कहा चाहिए तो 10 ले ले। और हमने क्या करा, हमने ऑलमोस्ट 50-50 कर लिया। 50 में भी मैं कहूंगा कि हमने मोर देन 50 दे दिया, बिकॉज जो इंडस नदी है वो सामने के कंट्रोल में चली गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे। क्या चाइना भी ऐसे ही करता है हमारे साथ? जी हाँ, चाइना ने देखो क्या कर रखा है, हमारी ऑलमोस्ट हर नदी पर पहले से डैम बना रखे। चाइना ने बथेरे डैम बना रखे, ब्रह्मपुत्र से लेकर इंडस से लेकर हर नदी पर अपने डैम बना रखे हैं, जिससे कि मैक्सिमम यूज करने के बाद ही वो पानी यहां तक भेजे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पर मैं कहूंगा थोड़ा सा हम ज्यादा दयालु हो गए, बट अगेन दिस इज डिबेटेबल। उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी, वो यहाँ पर हम क्लास के अंदर बैठ के जज नहीं कर सकते। वो उस समय कुछ सिचुएशन रही होगी जिसके तहत ये काम करा गया होगा। क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पर्सन है, तो हमें यहाँ पर जो है ऑब्वियसली अपने देश के संविधान का रिस्पेक्ट करते हुए सामने वाले की बात को हाँ करना, बिकॉज हमने ही वो पावर उसे दी है। तो मैं कहूंगा कोई रीजन रहे होंगे कि जिसके चक्कर में काम हुआ है। मैं उम्मीद करूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो आपका दिक्कत है वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में जो मेनली जो कश्मीर वाला इलाका है, क्या उनके मन में भी यही नाराजगी होगी कि ये क्या कर दिया कि हमारा पानी जो है आपने पाकिस्तान को दे दिया? बिकॉज एज एन इंडियन हम सोचते तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, बट जिनके इलाके का पानी क्या उन्हें और बुरा लगता होगा। तो क्या इस वजह से थोड़ा सा कश्मीर वाले जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़ा सा परेशान रहते होंगे? ये वन ऑफ द रीजन है जिसके चक्कर में उस एरिया में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और लोगों के मन में वो जो पाकिस्तानी इलाके हैं जो बेसिकली इंडिया के बॉर्डर के उस पार पड़ते हैं, वहां पर जो है एक अलग ही माहौल बनता है। अगर आपने फैमिली मैन देखा है तो फैमिली मैन सीरीज जो है उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया होगा, भले ही वो इंडिया का पार्ट है लेकिन वो सिर्फ कॉपी पे ही इंडिया का पार्ट है। तो ओवरऑल इसमें मैं कहूंगा कि जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसे काम करने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बताई है, क्या हम इसे एकदम रिपील कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसा काम करने की जरूरत है अंकित, ये तो सरकार ही बताएगी आपको। ये जब हो जाएगा तभी आपको पता लगेगा, बिकॉज यहाँ पर हम दो जने बैठ के क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। एंड कई चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बट अगेन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इस पे तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी एक वियना कन्वेंशन है। वो कहती है कि अगर सिचुएशन फंडामेंटली चेंज हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। अरे बस ये नेवर एंडिंग डिबेट बेटा स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर एक कन्वेंशन है, वेना कन्वेंशन, वो कहती है कि अगर दो देशों के बीच में ट्रीटी साइन हुई है, अगर मेरे और आपके बीच में ट्रीटी साइन हुई है, अगर वो फंडामेंटली ही सिचुएशन बदल गई है तो मैं चाहूं तो उस ट्रीटी को रिवोक कर सकता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी यही बात कहता है। फंडामेंटली का मतलब उसका कोर ही चेंज हो गया। जैसे जब हमने उस देश के साथ ट्रीटी साइन करी होगी तो क्या हमने सुलह की ट्रीटी साइन करी होगी, यानी एक हाथ आगे बढ़ाया होगा कि दोस्ती का। जब वो दोस्ती ही नहीं रही, जब वो डिस्प्यूट पूरे तरीके बढ़कर वहां पे दुश्मनी हो गई और हमारे उनके साथ वॉर हो गए, तो उस पॉइंट पे तो सिचुएशन फंडामेंटली चेंज हो गई ना। फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। फंडामेंटली का मतलब उसका बेस, यानी जो उसका कोर है, यानी जो उसकी आप कहेंगे जो मेन सिचुएशन है वही पूरे तरीके बदल गई, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपका वेना कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल नंबर 62 में लिखा गया है। बस सर बस मैं रुक गया हूँ, चिंता मत करो, बस मैं रुक गया हूँ। जी हाँ, मौलिकता आप इसे कह सकते हैं। मौलिक रूप से अगर वो बदल गई, यानी उसका जो कोर है वो पूरे तरीके चेंज हो गया। बस ठीक है, आगे चलते हैं। अब कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए ये आपको सरकार ही बताएगी जब जो होगा। हमारा काम यहाँ पर वो चीजें बताना है जो सरकार अब तक कर चुकी है, वो हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ गए हैं? आगे चलते हैं। यानी मैंने आपको ये बताया कैन इट बी रिवोक्ड? आंसर इज यस। हाउ? वेना कन्वेंशन आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपके सामने सवाल बना देता हूं। वेना कन्वेंशन क्या है इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वो कवर नहीं करा जाएगा बिकॉज ये यूपीएससी का टॉपिक हो जाएगा। मैं कुछ सवाल आपके लिए बना रहा हूँ, वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी कौन सी डेट को साइन हुई थी। एक एक करके आप मुझे आंसर्स देंगे तो मुझे काफी अच्छा महसूस होगा।
19 सितंबर। आप सेशन में बने रहें, मैं आपके लिए आपके साथ आधे से 1 मिनट में जुड़ रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ मैप अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बताते हैं कि शायद जब मैं दूसरी स्क्रीन खोलता हूँ तो स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाती है। तो हो सकता है बीच में ऑफ हो स्क्रीन, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कुछ मैप्स आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। एक बार कंफर्मेशन देंगे। आप सभी को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है। तो पूरे तरीके आप इधर फोकस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बड़े ही ध्यान से आपको देखनी है। कुछ नदियां हैं, जैसे कि एक नदी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको हल्की डार्क कलर में दिख रही है। क्या आप इंदस नदी लोकेट कर पा रहे हैं? 5 से 10 मिनट के लिए कॉपी पेन छोड़ के आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। ये जो आपकी नदी है जो हल्की डार्क कलर में, इसे इंदस नदी बोला जाता है, और इसी के नाम पे कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि भारत का नाम इंडिया पड़ा है। यानी जो लोग हैं वो इसे इंदू नदी बोलते थे, सिंधु नदी बोलते थे, तो इसकी वजह से जो नाम है आपका इंडिया पड़ गया। इंदस नदी सबसे पहले चाइना के अंदर रहती है, चाइना या के तिब्बत वाले पोर्शन से आपके आगे की तरफ आती है, इंडिया के अंदर एंटर करती है। इंडिया के अंदर एंटर करने के बाद इंडिया से एग्जिट करके पाकिस्तान के अंदर जाती है। कुछ नदियां हैं जो इससे मिलती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो इससे नहीं मिलती है। इसका एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। आप सेशन में बने रहें एक बार। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, नहीं लोकेट हो रही। देखिए ध्यान से बात को समझिए। यहां पर आप देखिए, क्या ये इंदस नदी आप देख पा रहे हैं? ये भले ही ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ अगर आप 3D में इमेजिन करेंगे, ये वाला पोर्शन ज्यादा ऊपर होगा और ऊपर की तरफ से नीचे को जा रहा होगा। यानी ये इलाका सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। भले ये नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन ये डाउन जा रहा होगा, यानी टुवर्ड्स सी लेवल जा रहा होगा। यानी ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट नहीं होगा। यहाँ से आपकी नदी निकलती है, और नदी आपकी जाती है कहाँ पर? ये जाती है आपके इंडिया के अंदर। कुछ चीजें अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप बड़े ही ध्यान से समझना, सुकून से सुने। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि इंदस नदी जो है आपकी लेक मानसरोवर से निकलती है। विभू मैप इज नॉट टू स्केल, आप उसकी चिंता ना करें। मेन जो मैं रिवर सिस्टम आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप उस पर फोकस करें। ये जो है आपका इंदस नदी, ये आपकी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से इंडिया की तरफ एंटर करती है। तिब्बत में लेक मानसरोवर नाम की जगह से इसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद जो लेक मानसरोवर है ये आपको देखने को कहाँ पर मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है कैलाश रेंज के अंदर। कैलाश रेंज, माउंट कैलाश, लॉर्ड शिव, ये सब बातें मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ से ये चलती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आप ध्यान से देखें, इसमें से जो बातें आपके लिए नई हो वो आप नोट करते चलें, और जो बातें आपको पुरानी लगे वो आप छोड़ते चलें, ठीक है? नई बातें आप खुद ही नोट करते चलें, पुरानी बातें आप छोड़ते चलें। इंदस नदी ऊपर की तरफ जाती है तिब्बत से, लेक मानसरोवर से, कैलाश रेंज से निकलते हुए, और इंडिया के अंदर एंटर करती है एक पॉइंट से जिसका नाम है दमचोक। यानी मैं लिख देता हूं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज दमचोक। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? दमचोक में एंटर करता है, और ये इलाका आपका कौन सा है? लद्दाख रीजन है। ऊपर की तरफ, अगले पेज पे बता रहा हूं, सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज
उसके नीचे की तरफ पड़ता है लद्दाख रेंज, उसके नीचे की तरफ पड़ता है जास्कर रेंज। ये सीक्वेंस पूछता है, अगर आपको स्टेट लेवल पेपर देते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से नदी एंटर करती है, और याद रखेंगे जब ये इधर से एंटर करती है, आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है जिसे आप दमचोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दमचोक। क्या आप बात समझ पाए? हल्का सा ये जाती है इसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के, हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा। पेपर पूछेगा आप कहेंगे नहीं जाती, लेकिन मैं एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ तो आप कहेंगे जाती है। यही कमरान में आपको सिखाता हूँ, एक्चुअल में थोड़ी सी जाती है, लेकिन मेनली आप पढ़ते हैं लद्दाख जास्कर, लेकिन हल्की सी ये जाते हुए यहाँ से काटते हुए उसके बाद आती है इधर की तरफ। और ये जो पॉइंट आपका है ना, इसे बोलते हैं डुंगटी। डुंगटी नाम का प्लेस है, सॉरी मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। डुंगटी नाम के प्लेस से जो आपकी इंदस नदी है, ये काटती है लद्दाख रेंज को और आ जाती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। यानी जास्कर और लद्दाख के बीच में मेनली रिवर फ्लो करती है। पेपर आपसे पूछेगा किसके बीच में फ्लो करती है, आप कहेंगे इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पाए? ये डुंगटी नाम का एक प्लेस होगा जो कि यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। यहाँ से इसे काट के ये लद्दाख जास्कर के बीच में आ जाती है और लद्दाख के साउथ में ये फ्लो करती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, भले इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, बट ये अपने आप में तो लद्दाख के तो साउथ में है ना। रेंज क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा बस मुझे समय दे, मैं आपको अगले पेज पे सब चीजें समझाता हूँ। यहाँ से आपकी आती है और यहाँ से लेह के पास से निकलते हुए आगे चली जाती है, ठीक है। लेह के पास से कारगिल में पहुंचती है। कारगिल में पहुंचने के बाद एक इलाका आपको पड़ता है जिसे आप बोलते हैं बटालिक। बटालिक नाम के प्लेस पे पहुंच जाती है और ये बटालिक नाम का जो प्लेस है ये आपका पड़ता है कारगिल में। ये मैं कारगिल, लेह, बल्तिस्तान, इस इलाके की आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कारगिल वाला इलाका जो है, इसके ठीक आगे आपको पता होगा ये पीओके वाला इलाका शुरू होता है। यानी ये एलओसी के बहुत ज्यादा पास इलाका पड़ता है और यहीं पर 1999 का जो युद्ध है उसका बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर प्ले करा गया था। यहीं पर जो है वो जो कारगिल युद्ध जिसे आप बोलते हैं, जिसे 1999 का कारगिल वॉर बोलते हैं, वो इस इलाके में लड़ा गया था। सबसे पहले बताएं क्या बर्दाश्त है इतना कंटेंट? सबसे पहले तो ये बताओ, बिकॉज काफी बच्चों की हिम्मत टूट जाती है जब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। लेकिन याद रखेंगे जीवन में ये पढ़ लिया ना तो भीड़ से आगे निकल जाएंगे। कहने को जनरल अवेयरनेस की सिर्फ 25 सवाल आने हैं, जिसमें ज्योग्राफी के 2 से 3 आने हैं, लेकिन दोस्त क्यों ना सच में ही इस चीज से आगे बढ़कर सीख लिया जाए कुछ। बाकी फाइनल कॉल आप सभी को पता है आपका है। बस, अरे अभी तो मैंने शुरुआत करी, कंफ्यूजिंग हो रहा है। अभी अभी कहाँ, अभी तो कंफ्यूजन होनी है। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो हलवा बनना है। अभी तो बस मैंने बताया है कि कढ़ाई में घी डालो और आप कंफ्यूज हो गए घी कौन सा डाले। अरे दोस्त कोई भी डाल दो, सब एक ही हो रहे हैं आजकल तो। यहाँ से आप देखें, ये आपकी नदी निकलती है इंदस से। इंदस नदी निकलती है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से, इंडिया में एंटर करती है दमचोक नाम के स्थान पे। यहाँ से मुड़ती है डुंगटी नाम के प्लेस से, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहना शुरू करती है। यहाँ से लद्दाख जास्कर के बीच में बहकर यहाँ पर पहुंचती है। ये जो पॉइंट है आपका, ये लेह के पास से निकलते हुए कारगिल वाले इलाके में बलाटिक नाम के रास्ते जगह पे पहुंचती है और यहाँ से पीओके की तरफ ये मुड़ना जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। पेपर एक सवाल बनाता है, वो सवाल ये बनाता है कि इंडस रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम या एट, क्या आंसर देते हैं आप? आंसर देते हैं दमचोक। इंडस रिवर एंटर्स पाकिस्तान एट, इसका आंसर आप देते हैं चिल्लास। लेकिन अगर कोई कहता है पीओके में तो एंटर करती होगी, पीओके में एंटर करती है स्कर्दू नाम की प्लेस पे, ध्यान रखेंगे। स्कार्डू नाम की प्लेस पे इंदस रिवर एंटर करती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंदस रिवर कट्स थ्रू लद्दाख रेंज एट डुंगटी। ये आपका सवाल बनेगा। इंदस रिवर फ्लोज between Ladakh and Zaskar। दोनों देगा तो आपको ऑप्शन पे खेलना है, लद्दाख जास्कर ही आंसर होगा। कोई देता ही नहीं तो उस केस में आप कह सकते हैं लद्दाख और काराकोरम आ सकता है, ठीक है जी। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। यहाँ से आगे की तरफ जाती है और आगे की तरफ जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो पीओके के अंदर एंटर हो चुकी है। यानी अगर मैं आपको समझाता हूं तो कुछ कहानी ऐसी है कि ये आपका इलाका है। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ।
अच्छा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं आपको पीओके समझाने बैठ जाऊँ? कई-कई बच्चे देखो बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अरे सर ये क्या कह दिया? अरे सर ये क्या, आप तो देख तो रही हो। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे। देखो यार, ऐसे काम नहीं चलता जीवन में। यानी अगर मैं आपके सामने ये इलाका मार्क कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा ये पीओके कहलाता है और ये आपका पाकिस्तान कहलाता है। मैं पीओके पढ़ा रहा हूँ, पीओके का मतलब है ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कामरान। यानी पीओके अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सर पता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाना कितना खतरनाक है आप नहीं समझोगे। जिस दिन आप सच में पढ़ाने बैठोगे ना, उस दिन आप समझोगे कि दिल कहता है सब पढ़ा दो, दिमाग कहता है यार ये बच्चा जो है क्या इतना सह पाएगा? रुकिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप सेशन में बन रहे कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सेशन में बने रहे हैं, आप सभी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज़ आ रही है, एक बार आप बस कन्फर्मेशन देंगे। एक बार कन्फर्मेशन देंगे कि आप सभी को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? ब्लैक कलर का मैप आप सभी को दिखा है? ठीक है। अब ज़रा आराम से आप बैठ जाएँ, बाकी काम मेरा है, ठीक है? ये एक्चुअल मैप है, ये मैप आपका वो है जो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। ये जो बाउंड्री है आपकी पीओके को दर्शाती है, यानी ये वाला वो इलाका है जो कि आपका आप कहेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को दिख रहा है, एक बार कन्फर्मेशन देंगे। यानी हम जब पढ़ते हैं कि चिल्लास कौन-सा पॉइंट है, तो चिल्लास को हम यहाँ पे लोकेट करते हैं, दमचौक को हम यहाँ पे लोकेट करते हैं। लेकिन एक बीच में पॉइंट भी तो पड़ेगा ना, ध्यान से देखो, ये बीच वाला पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, जहाँ से उधर की तरफ एंटर करती होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट जो आपका है, ये मैंने आपको बताया है, जो अभी कारगिल युद्ध वाली मैं आपको बात बता रहा था। कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, नदी जो है यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाती है। अगर आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, तो कुछ फोटोज़ आप देखिए, ये आपके सामने एक आपको मैप दिखेगा, जिसके अंदर इंडस नदी जो है वो यहाँ से चालू हो रही है और इधर से चालू होके ये लद्दाख रेंज और ज़ास्कर रेंज के आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं। कृपया पेन कॉपी छोड़ दें बिकॉज़ आप चाह कर भी ये सब नोट नहीं कर पाएँगे, तो ये सब आप देख लेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख रेंज है और लद्दाख रेंज के ऑलमोस्ट बीच में से जा रही है, यानी कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। क्या ये वाला पॉइंट आप लोकेट कर पा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया गोला? ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया था, थोड़ा-सा आती है, बीच में से चीरते हुए नीचे से निकल जाती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा डिटेल आपको दे रहा हूँ, बाकी आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। इसके बाद लद्दाख रेंज से सीधा जाती है। एक्चुअल में इसके नीचे से ये तो बस इसके ऊपर लिखा हुआ है जिससे आप समझ पाएँ। ऊपर की तरफ आपको काराकोरम रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है जी? ये केटू वाला इलाका है जो कि आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये पीओके में पड़ता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। 8611 इसकी हाइट है।
जब आप इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप नंदा देवी देखते हैं, उत्तराखंड के अंदर ये पड़ता है। सीजन 18 का ये सवाल है। नंदा देवी चोटी जो है 7816 मीटर ऊंची है, ठीक है जी। इससे जब आप इधर की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8586। K2 की जो ऊंचाई है वो है 8611। बताएं कौन बड़ा, आपके हिसाब से कौन बड़ा? K2। K2 क्या इंडिया का हिस्सा है? आप बताएं, क्या पीओके पार्ट ऑफ इंडिया है? जी हाँ। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो? पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जब तक हम इस जन्म में और अगले जन्म में हम भारतीय हैं, तब तक ये हमारा हिस्सा है। ये एक्चुअल में थोड़ा बॉर्डर की तरफ पड़ता है, तो कभी कभार जब आपको K2 ऑप्शन में नहीं दिखता तो आप कंचनजंगा से काम चलाते हो। ये भी वैसे तो बॉर्डर पे ही है, काफी सारी चीजें जो है इस बॉर्डर पे ही आपको देखने को मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। एनटीपीसी में K2 का हाइट पूछा था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सही करके आएंगे। विवादित है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज, बाकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। ये आपका यहाँ पर आपको कोई एवरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ से जब आप आगे चलेंगे तो कुछ नदियां मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये आपकी इंडस हम पढ़ रहे थे। अब कुछ चीजें और बड़े ही ध्यान से स्क्रीन पर देखें और समझें। अगर मैं आपको साउथ ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो क्या आप यहाँ पर भी कुछ मैप्स देख पा रहे हैं? क्या कुछ इलाके आप लोकेट कर पा रहे हैं? जैसा कि नॉर्दर्न सर्कल्स, ध्यान से आप देखें नॉर्दर्न सर्कल्स। क्या नीचे की तरफ आप यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट देख पा रहे हैं? कोरोमंडल कोस्ट। क्या मालाबार कोस्ट आप देख पा रहे हैं? क्या कोंकण कोस्ट आप देख पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब इसमें कन्नड़ कोस्ट आपको नहीं दिखेगा। अब इतना तो ज्योग्राफी को आप समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि इसी मैप से मैंने थोड़ी आपको डेटा दिया, तो बस मैप मैंने आपके लिए उठा लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें आपको बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक है जी। अब कुछ और इलाके आप देखिए, अगर आप यहाँ पर नीलगिरी को देख पा रहे हैं तो क्या मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में है नीलगिरी। अब आगे चलते हैं जी, कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सतपुरा और विंध्या क्या आप देख पा रहे हैं? विंध्या जो है ज्यादा आगे तक जा रही है, सतपुरा जो है नीचे की तरफ से थोड़ी छोटी जा रही है, नर्मदा ऊपर की तरफ से जा रही है। अब मैं लिखवा दूंगा कॉस्ट ऑफ, चिंता मत करो। और आपकी तापी जो है इसके नीचे की तरफ से जा रही है। ये लैग आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं। ये देखिए ईस्टर्न घाट जो है ना, एक डाउट आया था अभी, किसका? सौरभ, आपका डाउट है। ईस्टर्न घाट माउंटेन्स को कहा जाता है, जो उसके आगे का प्लेन पड़ता है, वो प्लेन आपका आपका नॉर्थन सर्कल्स वगैरह के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। आप ध्यान से बात को समझे, कुछ और चीजें आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। क्या आप यहाँ पर लद्दाख, जास्कर और काराकोरम अच्छे से देख पा रहे हैं? क्या नंगा पर्वत आप देख पा रहे हैं? क्या K2 आप देख पा रहे हैं? क्या पीर पंजाल आप देख पा रहे हैं? किस इलाके में है पीर पंजाल रेंज? आगे चलते हैं जी। अब आप सभी के सामने एक आपको मैप और दिख रहा होगा। आप सभी को एक और मैप दिख रहा होगा जो कि गूगल मैप है। आप सब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप सब जानते होंगे, जिसमें आपको नई दिल्ली, इधर की तरफ पाकिस्तान, इधर की तरफ अफगानिस्तान, इधर की तरफ ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह दिख रहे होंगे। गूगल मैप है ये वाला। और जब मैं आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में बताता हूँ तो क्या ये वाला इलाका आप इमेजिन कर पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ये इलाका जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये दिल्ली हो गया बीच में, इधर राजस्थान हो गया, इधर आपका सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, नागालैंड, ये सब हो गया। मैं जनरली गवर्नमेंट साइट से उठाता हूँ विभू, या फिर गूगल मैप से उठाता हूँ, मैं रैंडम साइट से बिल्कुल भी नहीं उठाता हूँ। अगर आप थोड़ा और जूम करके देखते हैं तो क्या आप नंदा देवी नेशनल पार्क देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया तरुण। नंदा देवी नेशनल पार्क आपके सामने यहाँ है। यहाँ पे इसके पास केदारनाथ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नैनीताल है। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नैनीताल घूमने नहीं गया हूँ। बड़े ही दुखी मन से मैं कह रहा हूँ। भले ही नैनीताल में जाके भी मुझे यही लगता है कि यहाँ पर क्या है ऐसा घूमने को, कुछ भी तो खास नहीं है, लेकिन ना जाकर भी जो है दुख होता है, तो चले ही जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। हल्द्वानी जो आप देख पा रहे हैं, हल्द्वानी भी उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है। और हल्द्वानी से नैनीताल जो है करीब 25 से 30 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं, अगर आप गाड़ी बढ़िया से चलाते हैं तो 30 मिनट आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप रामपुर देख पा रहे हैं, बरेली देख पा रहे हैं। यहाँ पर करीब आप मुझे देख पाएंगे, जो लाल बिंदी मैंने बनाई है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप मुझे देख पाएंगे। इससे भी थोड़ा पास ही बनाया, तो जिस समय यहाँ पर मैं लाइव हूँ आपके सामने, मुरादाबाद में हूँ इस समय में, यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीजों को समझ पा रहे हैं। ये जो इलाका है, थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखाता हूँ तो क्या आप कुछ और स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया पंकज। ये दो अलग अलग इलाके आप सामने देख पाएंगे। इसे मैं, और पीछे की तरफ आपको एक और चीज दिखेगी जिसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत आप, बेसिकली ये जो दो झीलें हैं, इनके सामने की तरफ आपको यहाँ पर माउंट कैलाश देखने को मिल रहा होगा। अब यहीं पे तो आप बीच में डाउट्स ना पूछते हो, प्लीज इधर फोकस करो, अपनी कॉपी में डाउट्स अपने लिख लो। अगर आप और ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ग्लेशियर दिखेगा अभी, जिसका नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये जो है आपका इस इलाके में पड़ता है, यानी अगर कोई भी चीज यहाँ से यहाँ जा रही है तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का उसमें बीच में रोल पड़ेगा।
तो थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। अब देखो मुझे बताओ अमित आपका डाउट और भी अज्जू आपका डाउट मुझे बताओ क्या ये डाउट्स ऑटोमैटिकली कवर नहीं होने तो हम मेहनत नहीं करेंगे बेटा बिकॉज़ होगा क्या आपका नुकसान होगा और मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपका भला चाहता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है लेक मानसरोवर, ये है लेक राक्षस ताल। रक्ष ताल भी आप इसे बोल सकते हैं, राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। यानी ये आपका लेक राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल या फिर रक्ष ताल है। ये आपका लेक मानसरोवर है। आपने सुना होगा लेक मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम आप सबको पता है कि क्या है क्योंकि ये तिब्बत वाला इलाका है और विभु इस वजह से अरे चाइनीज में क्या लिखा है दोस्त वही लिखा है जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इंदस नदी निकलती है यहाँ से कुछ बच्चे कह रहे हैं और यहाँ पर आप लेक राक्षस ताल भी देख सकते हैं। ये जो लेक राक्षस ताल आपका है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये सब मैं अभी आपको नोट करा दूंगा, चिंता ना करें। यहाँ पर आप सतलुज नदी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या मैं उम्मीद करूँ थोड़ी-थोड़ी बात आप समझ पा रहे हैं और थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ये हिस्सा आप देखेंगे आपका सिक्किम पड़ेगा। सिक्किम के नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल देखने को मिल रहा है जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ जिसके ऊपर। ये असम है। असम एक ऐसा राज्य है जो कि बाकी सभी को छूता है। अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और मेघालय को, इन सबको टच करता है। यानी एक ऐसा कौन-सा राज्य है जो कि अपनी 6 की 6 बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टच करता है। याद रखेंगे 6 काउंट होंगी बिकॉज़ जो 7th है वेस्ट बंगाल वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, भले ही 7 को टच करता है टोटल बट ये ध्यान रखेंगे ये आपका वेस्ट बंगाल इज नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं माना जाता, यानी 7 सिस्टर्स का पार्ट सिक्किम भी नहीं माना जाता। तो ये भी आपसे पेपर पूछता है। बांग्लादेश को 2 बार छूता है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ, भूटान को भी टच करता है, म्यांमार को नहीं छूता है। ठीक है जी, ये क्लास आपकी 6 बजे तक चलने वाली है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आप देखेंगे एक और मैप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र का मैप है। ये नदी जो है यहाँ से आपकी आगे की तरफ जा रही है और बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। और अगर मैं आपको बताता हूँ माउंट एवरेस्ट की लोकेशन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन में आपको एवरेस्ट की बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ और मैप्स आपके सामने है, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ असम जब डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ ब्रह्मपुत्र तो वहां पर मैं इस मैप का इस्तेमाल करूंगा। बहुत सारी फोटोज और भी है मेरे पास जो कि मैं आपको सही समय आने पर दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे बताएं क्या लग रहा है कि कुछ सीख पाए हैं? बिकॉज़ देखो एक बात मैं साफ बताता हूँ, पहले मैं आपका एक छोटा-सा टेस्ट लेता हूँ। वो टेस्ट क्या होता है पता है हर बैच में? सबसे पहले मैं देखता हूँ आर यू एक्चुअली सीरियस और बस आप जस्ट चिलैक्स करने आए हैं यहाँ पे। यानी कुछ दिन मैं क्या करता हूँ सिर्फ डेटा पे खेलता हूँ। तो उसमें क्या होता है फ़िल्टरिंग हो जाती है बहुत बढ़िया से। जो बच्चा सच में तैयारी करने आया है और जो बच्चा फ़ोटो में देखने आया है वो बच्चा आप कहेंगे फ़िल्टर आउट हो जाता है। उसके बाद जो बचता है, ये सब उसके लिए है। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आप क्यों समझ पाए हैं बिकॉज़ आपको ऑलरेडी नाम पता थे। अगर आपको नाम ही ना पता होते तो आप क्या लद्दाख क्या ज़ास्कर देखते, मैं लद्दाख ज़ास्कर देखा था। आप कहते अरे पाकिस्तान, अरे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो वो क्या लिखा है, अरे मज़ा आ गया। ऐसे थोड़ी काम होता है दोस्त। पहले हम अलग से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस फ़ोटो को देखकर उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें साथ-साथ चलें, सब कुछ कवर करा जाएगा। अब आप मुझे ये बात बताओ, क्या ये फ़ोटोज़ मेरे पास 1 हफ्ते पहले नहीं होंगी क्या? ये पिछले बैच में भी दिखाई हुई फ़ोटोज़ है, तो मैं चाहता तो आपको पहले ही सेशन में इसे दिखा देता। बट मेरे को फैंसी काम से ज़्यादा आपका सिलेक्शन कराना पसंद है, तो अपने तरीके ही हम आपको पढ़ाते चलेंगे। बाकी आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपकी जो अगली क्लास है, वो 6:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है पॉलिटी की, आप उसमें मुझसे मिलें। फिर उसके बाद बिल्कुल अज्जू आई होप द सेम। रात को 10 बजे आपकी क्लास है, एक बार चेक कर लेना कौन-सी क्लास है मुझे याद नहीं है। आज रात को आपकी 10 बजे क्लास है। थैंक यू सो मच, आपकी क्लास यहाँ पे ऑफिशियली कंक्लूड होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी कोशिश करें जो-जो आपको पढ़ाया जाता है उसे अपने पास नोट करें, रिवाइज़ करें, वरना डेटा इतना सारा होने वाला है अगले कुछ दिनों में कि थोड़ा-सा आपके लिए हेवी हो जाएगा। अच्छा ज्योग्राफी की है, चलिए बहुत बढ़िया है, सही है। 6:30 बजे जो आपकी क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की स्पेशल क्लास होगी, आप उसके अंदर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात के 10 से लेकर रात के 12 बजे तक जो आपकी क्लास है वो ज्योग्राफी की जैसे सब बता रहे हैं, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, ज्योग्राफी की प्लस क्लास होने वाली है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से अपनी तैयारी करें एंड बाकी आपसे मिलते हैं रात के 10 बजे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जो जानना चाहे जा सकता है, फटाफट से मैं आपके डाउट्स उठा रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।